जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आज आप सबके साथ जुड़ने का ये मौका मुझे मिल रहा है। गुरुजी के बारे में तो क्या बताना है। गुरुजी का साथ ही हम सबके लिए हमारे जीने का सहारा होता है। तो पहले 2 लाइन्स फॉर आवर गुरुजी। सुख में तेरा जिक्र करूं, दुख में तेरी फरियाद करूं। सुख में तेरा जिक्र करूं, दुख में तेरी फरियाद करूं। जिस हाल में रखे तू मुझे, मैं गुरुजी तुझे ही याद करूं। जय गुरुजी की। आई एम सो लकी संगत जी की मुझे रमा बहल जी की डॉटर इन लॉ होने का ये इतना बड़ा सौभाग्य मिला। बाय चांस ही मिला, पर आई एम वेरी हैप्पी। आज 5 इयर्स हो गए उनको गए हुए, बट इन 5 इयर्स में 5 मिनट भी ऐसे नहीं होंगे जो मैंने कभी उनको याद नहीं किया हो। Because she was not my mother-in-law, she was my best friend, she was my bestie. We had a great time together. She was a great soul, she was very pure soul. She was a lecturer, she was a principal in HMV College in Jalandhar. She was a poetess, she was a great soul. उनके बारे में मतलब क्या कहूँ, I have no words. जो न्यू संगत है, जो ओल्ड संगत है, वो तो उनको बहुत अच्छे से जानती है। जो न्यू संगत है वो उनके बारे में फेसबुक पे पढ़ सकती है, और जो पुरानी संगत है वो बता सकते हैं उनको कि वो शी गुरुजी के साथ में वो बिफोर 82 से जुड़े हुए थे, और गुरुजी की ऑटोबायोग्राफी भी उन्होंने लिखी है जो हमने अभी प्रिंट करवानी है। उनकी लाइफ का मतलब when I entered in her life, तब से लेके 2017, I got married in 2017 and she left 2007, and I got married in 2007 and she left in 2015. In these years जो मैंने देखा, उनका सिर्फ लाइफ का एक ही मोटिव था कि ज्यादा से ज्यादा संगत गुरुजी के बारे में जाने, ज्यादा से ज्यादा संगत गुरुजी के साथ में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा संगत का भला हो गुरुजी के थ्रू। क्योंकि गुरुजी ने हमारी शादी से 1 महीना पहले हमारी शादी जुलाई में 20 जुलाई 2007 को हुई थी, और जून में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। बट उनके जाने के बाद आज तक नई संगत भी महसूस करती होगी, पुरानी संगत तो बहुत महसूस करती है। मतलब अभी उनके चोला छोड़ने के बाद भी सबको लगता है उनके साथ इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ में हैं, अच्छाइयों में भी और बुराइयों से हमें बचाने के लिए भी, हमें मोटिवेट करने के लिए भी, हमारे दुख में हमारा सहारा बनने के लिए, इवन हमारी गलतियों पर हमें समझाने के लिए भी, और हमें पनिश करने के लिए भी, पनिश भी करते हैं। वो बहुत अच्छा लिखते हैं संगत के लोग कि वो नींबू की तरह निचोड़ देते हैं अच्छे से, ताकि जैसे मतलब हीरा बनाते हैं हम, उसको संवारते हैं, उसके लिए उसको बहुत सारी कठिनाइयों से निकलना पड़ता है, डिफिकल्टी से। ऐसे ही गुरुजी हमें भी एक हीरा ही बनाना चाहते हैं। जब वो हमें कोई दुख देते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या, हम तो गुरुजी को मानते हैं तब भी हमें इतना बड़ा ये दुख आ गया। नहीं, वो गुरुजी हमें कई और दुखों से बचाने के लिए वहां से निकालते हैं, हमारे कर्म काटते हैं और हमें हिम्मत देते हैं उन कर्मों से, उन कर्मों की पनिशमेंट को झेलने के लिए। एक्चुअली टुडे इज अ वेरी बैड डे फॉर मी, बिकॉज
It is that day when my daughter left me. 9th October, 10:30 she left. और बड़ी मुश्किल से आज मैंने अपने आप को करा करने के लिए सत्संग, पर उसमें भी मेरे को कल ही गुरुजी ने एक मिरेकल मेरे साथ हुआ है, मैं शेयर करूँगी ज़रूर। तो रमा मम्मा के बारे में तो आई हैव नो वर्ड्स कि उनको उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, और इतना कुछ है बताने के लिए कि बहुत लॉन्ग टाइम, बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा आपके इस सत्संग में। टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आप लोग कहोगे तो मैं मम्मी के बारे में कुछ रिटर्न में ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी, जो आप न्यू संगत को बता पाओ। क्योंकि एवरी मॉर्निंग और एवरी डे आई कांट जॉइन, कि हमारे यहाँ पे भी सत्संग होते हैं जलंधर में, अमृत वेला के, तो मेरी उधर भी हाज़िरी ज़रूरी होती है। तो इसलिए बट संगत जी, जो न्यू संगत है, आप ज़रूर मम्मा के बारे में जानिए। उनका जो यूट्यूब पे उनके हैं सत्संग हैं, उनके भजन हैं, उनको आप देखिए। जो फेसबुक पे हैं उनको आप रीड कीजिए, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हू वाज़ शी। बाकी तो दिल्ली की संगत, आउट ऑफ इंडिया का सब लोग जानते ही हैं उनको। शी वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। जब गुरुजी के साथ में जुड़े वो उस तब भी, और तब तो उनको गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी शादी यहाँ पे हुई है, कि हमारे घर में गुरुजी का इतना कुछ है। गुरुजी ने मेरे मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए, उनके बर्थडेज पे इतना कुछ रिटर्न में लिख लिख के दी हुई है ब्लेसिंग्स। मम्मा के लिए फिर जो मंदिर में कोई सामान वगैरह चाहिए होता था, वो जो गुरुजी कैसेट सुनते थे, जो वो उसमें वो लगाते थे, उसको क्या बोलते हैं, पहले एक म्यूजिक सिस्टम आता था ना, वो छोटी-छोटी कैसेट्स लगती थी उसमें, तो वो मम्मा से मंगवाते थे। गुरुजी ने हैंड रिटन लिख के दिया कि मम्मा ने जब कॉलेज जाना कि रमा आंटी ये ले आना आते हुए। तो वो मम्मी ने यहाँ भी पड़ी हैं अभी कैसेट्स बहुत सारी वो। तो वो सारा कुछ, बहुत कुछ है गुरुजी को। जो फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मम्मा को एक फ्लावर जो है वो करके दिया था, ग्लास में बना के दिया था। खाली ग्लास में मम्मा को गुलाब का फूल उन्होंने बना के दिया था। वो भी हमारे पड़ा हुआ है अभी भी। वो पूरा ऐसे ड्राई हो गया है, बट उसकी फ्रेग्रेंस वैसी ही है। उसको जैसे ही मम्मा ने उसको एक लाल उसमें बैग में रखा हुआ है, उसको जैसे ही हम ओपन करते हैं उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आती है कि पूछो ना। और मम्मा के रूम में मैंने 5 इयर्स हो गए उनको गए हुए, उनके रूम में मैंने कुछ भी इधर से उधर नहीं किया। जब भी मैं उनकी जो गुरुजी की अलमीरा है अलग से, वो हमने उसका नाम ही रखा हुआ है कि गुरुजी की अलमीरा। तो जब भी उसको ओपन करना होता है तो पहले मैं मम्मा से परमिशन माँगती हूँ कि मम्मी इसमें से ये चीज़ चाहिए, तो मैं इसको ओपन करने लगी हूँ। और आप मानोगे नहीं आंटी, आज तक उस अलमीरा को भी जब हम खोलते हैं ना, उसमें से भी गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आती है। हमारे घर में शुरू से अभी तक गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स रही कि हम लोग कभी भी एक दूसरे के साथ कुछ बुरा करने का कभी सोच ही नहीं सकते थे। हमारे घर में इतनी सारी मुसीबतें आईं, इतनी मुसीबतें आईं और एकदम से इकट्ठी आईं। लेकिन हमने एक दूसरे का बहुत साथ दिया। गुरुजी ने हमारी हिम्मत बना के रखी। मतलब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हो गया था। कहाँ मैंने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। मेरी इतनी सारी इच्छाएँ, इतनी सारी विशेज़ गुरुजी ने मम्मा से मिलवा के एकदम से पूरी कर दी। मतलब मम्मा का मिलना मेरी लाइफ़ में ऐसा था कि उसके बाद वैसे मेरी कोई विश ही नहीं बची थी। शी वाज़ रियली, शी वाज़ एंजल फॉर मी, कि उन्होंने मेरी गुरुजी से रिलेटेड और वैसे भी बहुत सारी इच्छाएँ थी, बहुत सारी विशेज़ थी, जो बिना मेरे बोले ही वो पूरी हो गई इस घर में आते ही। इन 2 डेज़, 2 दिन में मेरी शादी हो गई। बेसिकली आई बिलॉन्ग्स टू दिल्ली। आई वाज़ टीचिंग देयर इन डीएवी, और एट दैट टाइम मेरे मौसा जी हैं, वो बहुत ही यंग एज के थे, उनकी डेथ हो गई थी लुधियाना। तो आई वाज़ ऑन लीव और मैं इधर लुधियाना आई थी। तो वहाँ मीडिएटर थी, मम्मा ने जिनको बोला हुआ था राजेश के साथ मैरिज के लिए कि लड़की ढूँढना,
वो वहाँ पे मिले, वो मेरे मम्मा के स्कूल फ्रेंड निकले। तो वो पहले अपने बेटे की शादी के लिए बोलने लगे तो मेरे पापा ने मना कर दिया कि वैसे भी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, तो अभी आप ये बात मत करो। तो फिर भी वो पीछे पड़े रहे। फिर वो इधर जलंधर रिश्ते के लिए बोलने लगे। एक्चुअली मैंने सोचा हुआ था कि मैंने कभी शादी करनी ही नहीं। मेरी शादी पे मेरे छोटे भाई-बहनों के भी बच्चे थे, उनकी शादियाँ पहले हो गई थी। मैंने बोल दिया था कि मैंने तो करनी ही नहीं, तो आप लोग कर लो। और जब हम यहाँ पे वो ज़्यादा फ़ोर्स करने लगे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा माहौल भी ऐसा था, जिनके मेरे मासी जी जिनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो वो थोड़ा इमोशनली मुझे करने लगे कि चल तेरे मम्मी-पापा अभी बहुत परेशान हैं, तू अकेली रह गई है शादी के लिए तो तू चली जा देखने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चले जाते हैं, मना ही करना है, करना तो मना ही है, तो एक बारी चले जाते हैं, इनका मन रह जाएगा। तो यहाँ हम लोग आए जलंधर एंड व्हेन आई मेट विद द ग्रेट पर्सनैलिटी मिसेस रमा बहल जी, तो उनको देखते ही उन्होंने स्माइल ही ऐसी करी मुझे देख के, तो मैंने कहा कि वाओ! इनको मिलके कितना मतलब पीस ऑफ माइंड ऐसे बड़ा अच्छा-सा लगा मन को, बड़ी खुशी-सी मिली कि जैसे बहुत अच्छी सोल है, इतनी पॉज़िटिविटी, इतनी पॉज़िटिव वाइब्स मिली उनसे। तो उनसे काफ़ी देर बातें हुई, मम्मा ने एक पूरा प्रॉपर मेरा इंटरव्यू भी लिया। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया इस रिश्ते के लिए बिकॉज़ माय हस्बैंड इज़ 10 इयर्स एल्डर देन मी। तो कि नहीं वो एज ज़्यादा है। इवन राजेश भी मना करने लगे कि नहीं आपकी और मेरी एज का डिफरेंस बहुत है। तो बट मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे तो पसंद है। मतलब पहले मैं कभी येस नहीं कर रही थी, इतने सारे रिश्ते आ रहे थे, तो अभी मतलब मुझे यहाँ पे मैं मेरी तरफ से येस है, अब आप लोग देख लो। फिर मेरे मासी जी कहने लगे कि वो तो पहले ही नहीं शादी के लिए हाँ करती, अब उसने येस करी है तो आप लोग देख लो, अगर उसको नहीं फ़र्क पड़ता। फिर सेकंड सेकंड हमारी फिर फ़ोन पे बात हुई, मम्मा तो लगे ही रहे फ़ोन पे कि हमें लड़की बहुत पसंद है और उसने जब येस कर दिया तो प्लीज़ आप लोग देखो, सोचो कि ये ऊपर वाले की ही मर्ज़ी होगी। चलो जैसे भी करके हमारी शादी हो गई एंड आफ्टर 2 डेज़ 2 दिन में मम्मा ने शादी करा दी। मैंने कोई शॉपिंग, कोई जो लड़कियों का होता है, कोई हमारे फंक्शंस कुछ नहीं हुए क्योंकि हमारे डेथ हो रखी थी, तो हमारा कोई गेस्ट कोई नहीं आया था। मेरे ब्रदर सिस्टर थे और इधर से राजेश के 2-3 फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिली थी बस। आफ्टर 2 डेज़ मम्मा मंदिर जाने लगे, तो मम्मा ने मुझे ये नहीं बोला कि मैं मंदिर जा रही हूँ। तो शी सेड कि सुनैना मैं अभी किसी काम से जा रही हूँ, तो आफ्टर 2 आवर्स मैं वापस आ जाऊँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके। तो ये चले गए। जब ये गए तो शी वाज़ नॉर्मल व्हेन शी केम बैक, तो इनकी आईज़ इतनी स्वेल्ड हुई हुई कि खूब रो के आई हैं। तो मैंने मतलब डरते-डरते पूछा, अभी 2 दिन हुए थे शादी को, कैसे पूछूँ कि मेबी वो बुरा ना मान जाए, बड़ा पर्सनल होता है, कोई रो के आया कहीं से तो। फिर भी मैंने पूछा, मैंने कहा आंटी आपसे एक बात पूछूँ? पहले तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि अभी 2 दिन में शादी हो गई तो आई कांट से कॉल यू मम्मा और मम्मी, तो प्लीज़ डोंट माइंड अगर मैं आपको अभी आंटी बुला लूँ। देन शी सेड कि कोई बात नहीं, आप मुझे होल लाइफ आंटी ही बुलाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो आई आस्क्ड कि व्हाट हैपेंड, कि आप जब गए थे तो यू वर नॉर्मल, तो अभी आप आए हो, आप आईज़ इतनी स्वेल्ड हुई हुई हैं, सब ठीक है? आपकी हेल्थ ठीक है? तो कहते हैं आपसे एक बात करनी है, आप इधर बैठो। मैंने कहा हाँ जी। कहते हमारे ना एक गुरुजी हैं, आप वहाँ पे एक बारी मत्था टेकने चल लो, बस एक बार चल लो, उसके बाद आपकी विश है, आपने मानना है, नहीं मानना है, जाना है, नहीं जाना है। देन आई सेड कि कोई बात नहीं, पापा ने बोला था कि अभी शादी के बाद ना उनके ही गुरुजी को, उनके जो भी कुल देवी होंगी या कुछ है, उनको ही मानना है, आपको हमारे इधर का नहीं मानना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, इसमें रोने की क्या बात है? फिर मेरे को थोड़ा-सा वो जब उन्होंने गुरुजी बोला, तो पहले तो मैंने सोचा कि सभी अपने गुरु को गुरुजी, महाराज ये सभी बोलते हैं, चलो फिर भी कहते वो मैंने कहा अच्छा वे आपके गुरुजी कैसे हैं? कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं? कहते नहीं वो उन्होंने चोला छोड़ दिया हुआ है। तो मेरे थोड़ा-सा ऐसे उसी टाइम आया, मैंने कहा चोला छोड़ दिया, कब छोड़ा? तो कहते पिछले महीने ऐसे-ऐसे। तो मैंने पूछा उनको, मैंने कहा अच्छा वो गुरुजी ऐसे दिल्ली में उनका मंदिर है? कहते हाँ, दिल्ली में उनका बड़ा मंदिर है। तो मैं हँसने लगी, कहते क्या हुआ? मैंने कहा मैं तो उन्हीं की संगत से हूँ। कहते हाँ?
सच्ची बताओ? मैंने कहा हाँ, मैं उन्हीं की संगत से हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं मानते, बट मैं और मेरी एल्डर सिस्टर तो जाते हैं। मैंने कहा बड़ा मंदिर तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, जब मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया था, एट दैट टाइम तो गुरुजी एम्पायर स्टेट में ही बैठते थे। तो मम्मा तो मतलब खुशी से ऐसे हो रियली सच्ची बताओ, अभी चलो मंदिर, अभी चलो मैं आपको अभी मंदिर लेके चलती हूँ। तो राजेश वो कहते हैं कि नहीं अभी तो मंदिर बंद हो गया होगा। तो मम्मी कहते हैं बंद हो गया होगा, हम बाहर से मत्था टेक के आ जाएंगे, लेकिन अभी आप ऐसे ही चलो। मतलब नाइट वेयर्स में ही हमें वो ले गए मंदिर उस टाइम ना। तो लेकिन गुरुजी की तरफ से ब्लेसिंग्स थी, उस टाइम मंदिर खुला हुआ और दिल्ली से ही कोई संगत आई हुई बहुत सारी वहां पे, तो इसलिए मंदिर अभी ओपन ही था। तो जब वहां पे जाके ये सत्संग सुनाया, ये मम्मी ने सारी बात बताई, जलंधर मंदिर की संगत बहुत बैठी थी अभी, राय आंटी वगैरह सब थे वहां पे, अनीता आंटी थे, राय आंटी थे, मतलब सब लोग इतने हैप्पी हुए। तो स्टार्टिंग में तो जलंधर के संगत के लोग प्यार से मुझे कहते थे कि ये सुनैना तो हमारे लिए गुरुजी का प्रसाद है, कि इसको गुरुजी ने वहां से यहाँ भेजा है। तो हम लोग बड़ा अच्छा लगता था। जब मैंने अंपायर स्टेट गुरुजी के वहां जाना शुरू किया तो एक मेरी स्टूडेंट थी, अ, सबीना कोचर दी है, उनकी बेटी मेरे से पढ़ती थी, बेटा भी 1-2 साल पढ़ा है, बेटी जब पहले पढ़ती थी। तो वो मुझे उन्होंने गुरुजी से मिलवाया था, वो मुझे ले गए थे गुरुजी के अंपायर स्टेट मंदिर। तो जब मैं वहां पे जाती थी तो मतलब हमेशा मेरे मन में रहता था, फिर बड़े मंदिर जाना शुरू किया वहां पे भी, कि मुझे भी यार कोई मिले सेवा, गुरुजी मुझे कब सेवा मिलेगी। तो यहाँ मेरी शादी हुई, यहाँ मैं आई, यहाँ भी मैंने देखना, तो मैंने रोज जब भी मंदिर जाना तो मैंने मन में यही कहना कि गुरुजी मेरी मेरी सेवा कब शुरू होगी। मतलब जल प्रसाद के लिए कहीं कहीं भी आप लगा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लीनिंग के लिए भी लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप मेरी कोई सेवा लगा दो। तो आप धीरजा आंटी आप मानोगे नहीं, जब मैंने मतलब एक दिन मैं गुरुजी के मंदिर यहाँ जलंधर मंदिर में गई, तो मेरे मतलब मेरे अंदर से ना ऐसे मैंने कहा गुरुजी अब तो मुझे रोना आने लग जाता है मंदिर आके, आप मेरी सेवा नहीं लगाते हो। तो मतलब मेरे कर्म कब इतने अच्छे होंगे, पर मैं मतलब मैंने गुरुजी से ऐसे मैं जब भी मंदिर जाती थी ना तो भजन चलते थे, बट वो मेरे कानों में नहीं जाते थे। क्योंकि मैं अपनी बातें करने जाती थी गुरुजी के पास में। मम्मी ने इतना हंसना, मम्मी ने कहना क्योंकि मैं कभी भी चाय नहीं पीती हूँ, कभी नहीं पीती, अनमैरिड टाइम में तो कभी नहीं पी थी। बस गुरुजी के मंदिर जब से जाना शुरू किया था एम्पायर स्टेट, तो चाय प्रसाद पीना शुरू किया था। मतलब वहां पीना तो कुछ नहीं होना, अगर घर में तो कभी मन ही नहीं करता था, कभी नहीं चाय पीती थी। यहाँ पर भी ऐसे ही मम्मी ने कहना, जब भी सुनैना को कोई प्रॉब्लम होनी शुरू होती है ना तो ये मंदिर भागती है चाय प्रसाद पीने के लिए। और रियली जब भी मुझे कोई भी होना, इवन मतलब राजेश के साथ कोई बात होनी, या मुझे वैसे भी एक्चुअली दिल्ली में और यहाँ की लाइफ में देयर इज अ बिग डिफरेंस। अभी तक अगर मुझे मौका मिले वहां सेटल होने का तो मैं जल्दी से भाग जाऊं, मतलब ऐसा है। तो एट दैट टाइम मुझे जब अंदर से घबराहट होनी कि हाय मैं यहाँ पे आ गई, मैं यहाँ पे हूँ, तो मतलब वो दिल्ली की लाइफ को मैंने मिस करना। आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने भी ये कंडीशन रख दी थी कि आप जॉब नहीं करने देंगे, कि वी हैव अ कंपनी, तो आप इसमें थोड़ा काम कोई भी देख लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब भी मुझे घबराहट होती थी तो मैं मंदिर भाग जाती थी, फिर मैंने वहां पे बैठ के खूब सारी गुरुजी से बातें करते रहना। तो मम्मी भी एक दिन कहते, मम्मी कहते आप तो वहां पे जाते हो मंदिर में, सुना है ना आप भजन तो नहीं सुनते हो, तो ना आप तो गुरुजी को फोटो को ही देख देख के आ जाते हो। तो मैं हंसने लग गई, कहते कोई बात है बताओ। मैंने कहा मम्मी मैं ना अपनी उलट पुलट जो भी बातें होती है ना, मैं सारी मंदिर में गुरुजी से बातें करने जाती हूँ। कहते जैसे आज क्या बात करके आई हो, मैंने कहा आज मैं बात करके आई हूँ कि गुरुजी थोड़े से तो मेरे कर्म अच्छे थे कि आपने मुझे रमा बैल की बहू बना दिया। तो बड़े खुश हुए, कहते अच्छा और मुन्ने की वाइफ बना दिया। मैंने कहा हाँ मुन्ने की वाइफ भी बना दिया। तो लेकिन कहते अच्छा आगे क्या फरियाद लगा के आए हो। मैंने कहा फरियाद मेरी शुरू से एक ही चलती आ रही है, जब से मैंने फर्स्ट डे से गुरुजी को देखा, तो मैंने कहा तब से एक ही फरियाद है। मम्मी ने एक अपने उसमें सत्संग में इस चीज को मेंशन भी किया, तो कि मैंने कहा मेरी कभी सेवा नहीं गुरुजी कहीं पे भी लगाते हैं, पता नहीं गुरुजी सोचते हैं मैं काम नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा मैं घर में भी काम नहीं करती थी, तो मुझे सारे लोग बोलते थे जो लड़कियां अपने घरों में काम नहीं ना करती उनको ससुराल में जाके बहुत काम करना पड़ता है। तो मम्मी कहते हैं अच्छा। मैंने कहा शायद गुरुजी मुझे निकम्मा ही समझते हैं, ये सिर्फ पढ़ाने का ही काम कर सकती, टीचिंग का और कुछ नहीं कर सकती। तो मम्मी हंसने लगे, कहते नहीं जब टाइम आएगा ना तो अपने आप सेवा लग जाएगी।
फिर शादी के बाद मेरा फर्स्ट बर्थडे था, तो सदा मासूम ठाकुर जो हैं वो हमारे घर में आए, तो यहाँ मंदिर में आए थे, फिर हमारे घर में आए। हमसे मिलने आए थे, लेकिन उनके उनका मतलब जहाँ उन्होंने आगे जाना था, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, उनको नाइट स्टे भी करना पड़ा हमारे पास। और वेरी नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था, तो वो हमारे पास रुके, उनको बहुत अच्छा लगा। तो सदा आंटी कहते कि हमें तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके सुनैना से मिलके। तो सुनैना तो लगती ही नहीं कि ये दिल्ली की लड़की होगी, दिल्ली की लड़कियां तो ऐसे बातें नहीं करती है, इतनी मिलती जुलती नहीं है, इतना काम नहीं करती, ये तो बहुत ध्यान रखती है संगत का। तो मैंने कहा आंटी मैं ना गुरुजी से सेवा मांगती हूँ, तो आप आए हो तो मेरी तो सेवा बस अब मुझे लगता है मेरी सेवा शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे बर्थडे के लिए इतना अच्छा सॉन्ग, 2-3 सॉन्ग सुनाए हारमोनियम से, मतलब सारा प्ले करके। तो मम्मा कहते हैं लो सुनैना, आप जाके गुरुजी को ऐसे ऐसे बातें करते हो, आप तो इतने ब्लेस्ड हो, देखो गुरुजी ने आपके बर्थडे पे विशेष के लिए स्पेशली इनको भेज दिया। तो वो बड़े खुश हुए मम्मा की, आपने बहुत अच्छा गाया, सुनैना के बर्थडे के लिए विशेष दी। फिर मम्मा और वो इकट्ठे डुगरी चले गए। उस दिन के बाद हमारे घर में मतलब एवरी डे, हर रोज कोई ना कोई संगत से आता था, चाहे वो दिल्ली से आए, वो बॉम्बे से आए, आउट ऑफ इंडिया से आए। और उसके बाद ऐसा ऐसा सिलसिला स्टार्ट हुआ कि पूरी बस भर भर के आती थी, और मेरे पास बर्तन नहीं होते थे उनके लिए खाना पकाने के लिए। तो मैं क्या करती थी, मम्मी मंदिर जाते थे कि मैं 2 घंटे में आऊंगी, 3 घंटे में आऊंगी, संगत को लेके आऊंगी साथ में। इतने लोग होंगे, जब मम्मी ने 1-2 बारी पहले किया कि इतने लोग होंगे, सुना है ना 10 लोग होंगे, जब 10 बोलते थे ना तो समझो 15-20 से कम नहीं होंगे। तो फिर फोन कर देते थे, सुनैना आपने कितना खाना बनाया, यहाँ तो लोग ज्यादा हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आने दो। तो मेरे पास बर्तन नहीं होते थे, तो मैं जो वो जिसमें हम आटा वगैरह रखते हैं, स्टील का बड़ा सा होता है ड्रम, तो मैं उसको खाली कर करके मैं उसमें सब्जियां, उसमें फिर खीर ये सब बनाती थी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि अब गुरुजी ने मेरी सेवा पक्की लगा दी है, अब आप ना बर्तन खरीद के दो पहले बड़े से। तो इतना मजा आता था धीरजा आंटी, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी इतनी हमें खुशियां दी। हमारी कॉलोनी के लोग कहते थे कि मतलब वो लोग ना वेट करते थे, अभी भी वो लोग ये बात खुद मुंह से बोलते हैं कि सुनैना जब आपकी शादी हुई ना, तो हम लोग रोज वेट करते थे कि आज इनके घर से लड़ाइयों की आवाज आए, आज इनके घर से लड़ाइयों की आवाज आए, कि ये आंटी अरी तो इतने सिंपल से लोग हैं, इन्होंने कहा इतनी एजुकेटेड, इतनी दिल्ली की लड़की लेके आ गए हैं, इनके घर में तो लड़ाइयां होनी ही होनी है, कि ये नहीं इनका चलने वाला रिश्ता। और कुछ वो मेरे सिस्टर इन लॉ के कारण कहते थे कि वो शी वाज टोटली मेंटली रिटायर्ड। तो जब मतलब हमारे पड़ोस में एक आंटी है, थोड़े दिन बाद जब मेरी शादी हुई, 2-3 महीने बाद एक दिन ना मम्मा मंदिर जाने लगे, तो रजेश छोड़ने जाने लगे, तो बाहर मम्मा का फोन रह गया था, तो मैं बाहर पकड़ाने गई। तो हमारे साथ वाले आंटी बाहर वॉक कर रहे थे इवनिंग में, तो मम्मी को देख के वो इतने खुश हुए, मेरे को आके मेरे को ऐसे गले लगाया, मेरे सर पे ऐसे ब्लेसिंग्स देने लगे। तो मैं मम्मी की तरफ देखूंगी इनको क्या हो गया। तो मम्मी कहते हैं व्हाट हैपेंड मिसेस शर्मा, आज आप बड़े खुश हो। तो आंटी कहते हैं मैं सच्ची में बहुत खुश हूँ मिसेस बहल आपको देख के, कि और मेरे को कहते कहते सुनैना आप बहुत अच्छे हो, हम लोगों का ना आपके बारे में बहुत गलत परसेप्शन था, हम लोग सोचते थे कि आप नहीं टिकने वाले हो यहाँ पे, कि आप इतने फैशनेबल हो या एजुकेटेड हो, और इतने मतलब दिल्ली की लड़कियां कहाँ पंजाब की नहीं यहाँ पे तो टिकती, तो आप कैसे टिकोगे, हम लोगों को किसी को नहीं बिलीव था। और कहते हम आज मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे इतने इयर्स में ना मिसेज रमा बहल को ये वाली ड्रेसअप ऐसे हुए हुए इतने अच्छे, जैसे ये पहले कॉलेज टाइम में थे, हमने बड़े सालों बाद इनको ऐसे देखा कि अपनी डॉटर के कारण, घर के में अकेले होने के कारण, क्योंकि मेरे सिस्टर इन लॉ थे जो वो मेंटली रिटायर्ड थे, वो जब भी बाहर निकल जाते थे तो फिर उनके साथ साथ ही घूमना पड़ता था। तो मम्मी बेचारे उनके साथ साथ ही घूमते रहते थे, 1 घंटा 2 घंटे, पता नहीं गर्मी में धूप में कहाँ कहाँ उन्होंने चलते रहना, तो मम्मी ने साथ साथ में ही चलते रहना। जब उन्होंने थकना तो रजेश ने गाड़ी लेके जाना, फिर उन्होंने बैठ के घर आना। मम्मी ऐसे उनके साथ में घूमते थे। तो आंटी कहते मम्मी मंदिर चले गए, फिर आंटी बताने लगे कि मम्मी ऐसे कि सलवार और कमीज और दुपट्टा और कहते उनके बाल ऐसे रहते हैं,
हमें तो ये लगने लग जाता था बीच-बीच में कि मिसेस बैल भी मेंटली रिटायर्ड हो रहे हैं अपनी बेटी के साथ-साथ में। तो ऑब्वियस है जिसको इतनी परेशानियाँ होंगी शी वाज़ अकेली लेडी मतलब आफ्टर हिज हस्बैंड्स डेथ तो उन्होंने बच्चों को भी सँभाला, अपनी जॉब भी सँभाली, सारा कुछ था। तो लेकिन आंटी कहते अब हम बड़े खुश हैं, हमने बहुत टाइम बाद आपके मदर इन लॉ को इतने अच्छे फिर से रेडी हुए हुए देखा, पूरा प्रॉपर सूट इतने सुंदर पहना हुआ है और मतलब पूरा ऐसे ही ये कॉलेज टाइम में ऐसी पर्सनैलिटी में रहते थे। तो मैंने कहा आंटी आप फ़िक्र मत करो, अब आप इनको ऐसे ही देखोगे हमेशा। तो आंटी बहुत खुश हुए, अभी भी बहुत खुश होते हैं। तो मतलब मम्मी भी खुश रहते थे, मम्मी ने फिर दिल्ली भी जाना शुरू किया जब उन्होंने 2-3 महीने में देखा कि मैं टीना दीदी को अच्छे से सँभाल लेती हूँ, खाना-पाना सब मैं देखती थी उनका। इवन उन्होंने बिल्कुल मम्मी से खाना खाना बंद कर दिया था कि नहीं उसको उन्होंने मेरा नाम रखा था राधिका, वो सीरियल देखती थी कोई, तो उसमें वो लड़की का नाम होगा राधिका, तो वो मुझे राधिका बुलाती थी, कि राधिका से ही खाना खाना है मैंने। तो फिर मम्मी ने कृष्णा आंटी गुरुजी के जो सिस्टर हैं तो उनके साथ में दिल्ली शॉपिंग के लिए भी जाते थे, कोट्स वोट्स की अपनी पर्सेस वगैरह के लिए, बड़े मंदिर जाना। तो मम्मी बड़े खुश होना कि सुनैना मैं मतलब आपके आने से ना मेरे रास्ते बड़े खुल गए हैं। तो मैंने कहा मम्मी आपको ये नहीं पता, आपसे मिलने के बाद मेरे कितने रास्ते खुले हैं। कहते वो कैसे? मैंने कहा सेवा माँगती थी, अब मुझे दिल्ली में पहले लोग जानते थे कि हाँ जी, सुनैना मैम हैं, कि ये हमारे बच्चों की टीचर हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाती हैं। इवन यहाँ पर भी दिल्ली से बहुत संगत आती थी। मम्मी ने हमने ऐसे गेट पे खड़े होना तो मम्मी ने कहना कि मैं आओ आपको अपनी डॉटर इन लॉ से मिलवाती हूँ। तो जब उन्होंने आना उन्होंने मम्मी से मिलवाने से पहले उन्होंने देख के कहना, "अरे! सुनैना मैम आप यहाँ? आपको भी गुरुजी ने यहाँ पे बुलाया हुआ है।" मैंने कहा गुरुजी ने मेरी पक्की जॉब इधर ही लगा दी है अब। तो मम्मी ने बड़े खुश होना कि अच्छा ये इनके भी बच्चे आपसे बड़े हुए हैं। तो मतलब मम्मी से मिलके बहुत सारी मेरी भी इच्छाएँ पूरी हुई। इतनी खुशियाँ हमारे घर में आंटी इतने मिरेकल्स होते थे कि पूछो ना। जो मेरे सिस्टर इन लॉ थे, वो देखो इतने ठीक हो गए थे मेरे साथ में मतलब मैंने खुद रेडी होना तो उनको भी रेडी कर देना, खुद नेल पेंट लगानी उनको भी लगानी, उनको घुमाने ले जाना। उनका इतना अच्छा हो गया था कि जो मम्मी उनको 3 टाइम्स इन अ डे मेडिसिन देते थे, वो एक ही बार देनी पड़ती थी। अब वो उन्होंने सिर्फ़ एक बार कर दी थी और ये मेरी शादी के 3-4 महीने में ही हो गया था पॉसिबल। मतलब वो मैंने नहीं किया, वो गुरुजी ने किया। बाद में मुझे समझ में आया कि मैं वहाँ पे सेवा माँगती थी, सबसे बड़ी सेवा तो मेरी यहाँ वेट कर रही थी। जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी सिस्टर इन लॉ से मिली, मेरे से पहले ना राजेश के लिए और बड़े रिश्ते आए थे, बड़ी लड़कियों से मम्मी अरी मिलते थे और मम्मी कहते जो भी लड़की को हम मिलवाते थे टीना दीदी से, मेरे सिस्टर इन लॉ से, मम्मी कहते ये उनको लिटरली गालियाँ निकालने लग जाती थी, कि भगाओ इसको यहाँ से। और जब मैं मम्मी फर्स्ट टाइम मिली टीना दीदी से तो मेरे पापा ने मुझे घर के अंदर नहीं आने दिया था, शादी से पहले अंदर नहीं जाते, आप बाहर ही खड़े रहो। तो टीना दीदी आईं मम्मी के साथ में, तो मम्मी कहते हैं हम लोग इतना घबरा रहे थे कि राजेश मना कर रहा था कि इसको मत लेके जाओ कि ये इंसल्ट करवाएगी, फिर ये कुछ बोलेगी। तो लेकिन जब वो आए, वो मेरे से मिले, मैंने उनको स्माइल करके बोला कि हाय टीना दीदी। तो क्योंकि राजेश से बड़ी थी वो 6-7 इयर्स शी वाज़ एल्डर देन राजेश। तो लेकिन फिर भी राजेश उनको टीना ही बुलाते थे, टिन्नी बुलाते थे प्यार से सारे जने। तो मैंने उनको जैसे ही कॉल किया कि हेलो टीना दीदी, कैसे हाउ आर यू? तो मतलब वो उनको दीदी सुनना ही इतना अच्छा लगा, तो इतनी स्माइल करी उन्होंने कहते वाओ! हाँ, मैं टीना दीदी हूँ। मैंने कहा हाँ, आप टीना दीदी हो, आप बड़े हो। तो आके ना मैंने कहा मेरे से हेलो करोगे? तो कहते हाँ करूँगी। मेरे से हैंडशेक किया फिर मुझे गले लगा लिया उन्होंने। मतलब एक बारी तो मैं डर गई थी, बट मम्मी भी डर गए थे कि लेकिन जब उन्होंने ऐसे मुझे गले लगाया तो मम्मी मम्मी कहते अरे! अरे! ये क्या? ये तो ना मतलब ये ऊपर वाले का कोई साइन है, हमारे घर में तो हमसे मिलने मतलब हमने आगे इतने रिश्ते देखे हैं, कोई लड़की आती थी तो ये बहुत बदतमीज़ी करती थी। तो सुनैना आपसे तो ये बड़े प्यार से मिली। कितनी देर मतलब वो मुझे गाड़ी में बैठने ही नहीं दे, 15-20 मिनट बातें करने के बाद भी वो मुझे मतलब हाथ छोड़े ना मेरा। और रियली आंटी जब मैं भी यहाँ से उनसे मिलके मतलब यहाँ से हम लोग लुधियाना वापस जा रहे थे, तो मेरी अंदर से ना जैसे मेरी सोल ऐसे करे कि मैं रोऊँ ज़ोर-ज़ोर से। मेरा मन करे कि मैं ज़ोर से रोऊँ। फिर मैंने अपनी मम्मा के साथ शेयर किया, मैंने कहा मम्मी मुझे बहुत आप थोड़ी देर ना गाड़ी रुकवाओ,
कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी कहते वो क्यों? मैंने कहा पता नहीं मेरा ऐसे मन कर रहा है जब से मैं उनसे मिली हूँ कि मैं ज़ोर-ज़ोर से रोऊँ। तो पापा कहते कि बेटा आपके साथ में ना उनका कोई पुराने पिछले जन्म का कोई रिश्ता नाता है, तो वो अब आपको मिली है ना, तो इसलिए वो अंदर से सोल्स तो पहचान लेती हैं। तो मतलब इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, आप पानी-वानी पियो और मतलब आपको पॉज़िटिविटी आई कि नेगेटिविटी आई ये बताओ? मैंने कहा नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगा और सच्ची में ऐसे लगा कि मुझे कोई खोया हुआ मिल गया है मेरा। टीना दीदी से मिलके और आप आंटी मानोगे नहीं मम्मी के जाने के बाद 4 इयर्स वो हमारे साथ में रहीं और मम्मी के रहते वो बहुत मतलब गंदे उसमें रहते थे, डायपर नहीं पहनना और सारा गंदा करते रहना, बार-बार हमने उनको साफ करवाते रहना, कपड़े उनके चेंज करते रहना ये वो। मम्मी के जाने के बाद मैंने उनको इतने प्यार से एक दिन समझाया कि टीना दीदी जो अच्छे घरों की लड़कियाँ होती हैं ना, आप तो इतने ब्यूटीफुल हो, यू आर अ गुड गर्ल तो ऐसे ही नहीं रहते, बहुत अच्छे से रहते हैं, आप डायपर पहनो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर नहीं अच्छा लगेगा फिर हम आपको नहीं पहनाएँगे। मतलब उनको प्यार से एक दिन पहनाया, तो उनको ये लगा कि बड़ा साफ-सुथरा सा रहा सारा दिन, फिर चेंज करा 3-4 घंटे बाद, तो वो बड़े खुश रहे। उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो अब आप कुछ गंदा नहीं करते हो, आप कपड़े अच्छे से पहन के रखोगे, तो हम आपको बाहर भी जाने से मना नहीं करेंगे। तो वो बाहर में मम्मी के रहते मम्मी उनको लॉक कर देते थे बाहर से कि बाहर ना जाएँ। तो मतलब मम्मी के जाने के बाद जब उन्होंने डायपर-डूपर पहनना शुरू किया, कपड़े अच्छे से पहनने स्टार्ट करे, तो मैंने कभी 4 इयर्स में उनको लॉक नहीं करा। वो अपनी मर्ज़ी से फ्रंट बालकनी में बैठती थी, पीछे बैठते थे, साथ वाले आंटी हैं उनसे बातें करते थे। मतलब वो आंटी आंटी अरी भी कहते जितना चेंज शादी के बाद इसमें आया था टिन्नी में, तो अभी मिसेज़ बहल के जाने के बाद तो बहुत चेंज आ गया, अब तो ये और खुश रहती है, बातें करती है, खुद बुलाते थे वो सबको कि हेलो मैं यहाँ बैठी हूँ। तो मतलब साथ वाली आंटी हैं, कोई वॉक कर रहा होता था, वो लोग रुक के उनसे बात करते थे। ये सारा कुछ गुरुजी ने ही करवाया। हम लोग तो बहुत डरते थे रिजेश और मैं कि मम्मी चले गए एकदम से, तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? तो मतलब गुरुजी का सहारा, गुरुजी हर पल साथ देते हैं, हर पल। गुरुजी के बिना मुझे लगता है हम लोग कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है, मेरे हस्बैंड इतने डिप्रेशन में रहे आंटी, इतने ज़्यादा अभी अभी उनका थोड़ा कम हो गया है, बट देखो विदाउट मेडिसिन उनका डिप्रेशन दूर हो रहा है। मेबी जो सुबह अमृत वेला का सत्संग हम अटेंड करते हैं, उसमें से गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उनको क्योंकि वो नहीं अटेंड करते। वो कहते, "मुझे ये ऑनलाइन वाला समझ में नहीं आता, मैंने नहीं बैठना।" उनको मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन वो नहीं बैठते हैं। लेकिन उनको इतना डिप्रेशन हो गया था ड्यूरिंग लॉकडाउन, उन्होंने घर में इतनी मार-पिटाई कर इवन कि मुझे पुलिस को बुलाना पड़ गया, ऐसा कर दिया था उन्होंने। सारी फ़ोटोग्राफ्स तोड़, आग लगा, ये कर, वो कर, डॉक्टर के जाना नहीं। तो मतलब हर 2 मिनट में मुझे घबराहट हो रही है, मुझे यहाँ घुमा के लाओ, मुझे वहाँ घुमा के लाओ। लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी मैंने फिर उनको ड्राइवर भी रख के दिया क्योंकि ऑफ़िस का काम भी मुझे देखना होता है, मेरी बेटी की क्लासेस भी होती हैं। तो लेकिन विदाउट मेडिसिन गुरुजी उनको एवरी डे उनको ठीक कर रहे हैं। अभी अभी भी उनको बीच-बीच में ऐसे हो जाता है, थोड़ा उनको है भी है क्योंकि मेरी बेटी को जो जेनेटिक प्रॉब्लम हुई थी, वो मेरे फादर इन लॉ को हुई थी व्हेन राजेश वाज़ 10 इयर्स ओल्ड। तो पापा जी जो थे उन्होंने ही वाज़ आल्सो लेक्चरर इन लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज। तो उन्होंने जब उनको पता चला पीजीआई से कि उनको ये डिसीज़ हो गई है, ब्रेन से रिलेटेड कोरिया कि इसमें मेरे लिम्स काम करना बंद कर देंगे। तो उन्होंने मम्मी को बोला कि मैं तो बहुत रिस्पेक्टफुल लाइफ स्पेंड करी है, तो अभी मैं ये सब बाद में होएगा मेरे साथ में, तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि लोग मेरे को ऐसे पागल बोलेंगे या कुछ है। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था पापा ने जाके। तो मतलब वही सेम जीन राजेश राजेश के थ्रू चला गया था मेरी बेटी को। तो अभी सेकंड बेटी हमने आईवीएफ के थ्रू ही करवाया। लेकिन इतने बड़े मतलब मेरे लिए मैं भी मेंटली रिटायर्ड हो गई थी। मैंने भी मेडिसिन खाई मेरी बेटी के जाने के बाद बहुत टाइम तक। मतलब जब तक मैंने दोबारा कंसीव नहीं किया, बस गुरुजी की कृपा थी कि बहुत जल्दी कंसीव किया। और आपको आपको बताऊँ मैं कि मम्मी ने जाने के बाद भी जैसे हमारे गुरुजी
मतलब उन्होंने चोला छोड़ दिया, लेकिन वो सबको महसूस होते हैं, सबको ऐसे लगता है कि वो हमारे साथ में हैं। मम्मी ने ना हमेशा मेरा साथ दिया। मैं 101% श्योर हूँ कि मम्मी ने नेक्स्ट बर्थ कहीं नहीं लिया। वो गुरुजी के चरणों में ही हैं। मतलब गुरुजी ने उनको पूरी मुक्ति दी है। वो कहीं उनका कोई बर्थ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी तक वो जब भी मुझे कोई होता है ऐसे, वो उन्होंने मेरे को जाने के बाद भी इतना सँभाला। मैं मतलब रहते-रहते तो हम मुझे तो इतना याद है नहीं, इवन मैंने अपने पेरेंट्स को पहचानना ही बंद कर दिया था, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। तो हमारे नेबरहुड में वो बताते हैं कि वो हमेशा परेशान रहती थी। 1 महीना परेशान ही रहीं कि मेरी बहू नहीं ठीक हो रही, मेरी बहू नहीं ठीक हो रही। मैं उन्होंने हमारे लिए घर भी चेंज करने के लिए, कोई और घर भी खरीदने के लिए उनको बुलाया किसी को दिल्ली से, मॉल टाउन में। तो उनका जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन उनका फ़ोन आया अंकल का कि मिसेज़ रमाबेल ने आज मुझे डाउन पेमेंट करनी थी, उन्होंने मेरा घर खरीदा है कि अपनी बहू के लिए। मैंने कहा मैं उनकी बहू ही बोल रही हूँ। मतलब 1 महीने में वो चली गई, 1 महीना उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा। जाने के बाद भी उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा। जब भी मैंने उनको याद मुझे हर पल ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ में हैं। जब मेरी बेटी हुई आंटी 40 डेज़ भी नहीं हुए थे अभी। मैं हॉस्पिटल से घर आई अपनी बेटी को लेके ना, तो मुझे गुरुजी आ गए बताने के लिए कि ये मेरे को साफ-साफ गुरुजी ने बताया कि सुनैना आंटी हम जैसे हमारी ये आत्मा ये हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, ऐसे ही हमारी ये बॉडी होती है, ये चेंज होती है। सोल एक ही होती है। तो उन्होंने बताया कि जो भक्ति की मेरी बेटी की कि उसके वो जो उसकी वो ड्रेस थी, जो उसकी बॉडी थी ना, अब वो हील नहीं हो सकती। उसको हम नहीं रिपेयर कर सकते थे। उसको अब नए कपड़ों की ज़रूरत थी। तो ये वही सोल है, लेकिन इसकी ड्रेस नहीं है। इसको हमने नई बॉडी दी है, ये वही सोल है, तो आप इसको सँभालो। मतलब आप मानोगे नहीं कि वो मेरी बेटी अब बिल्कुल उसकी शक्ल ना पहले जैसी ब बेटी के जैसी ही होती जा रही है। उसका नेचर, उसकी ईटिंग हैबिट्स, एवरीथिंग। शी वाज़ वेरी क्विक लर्नर, शी वाज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड सेम लाइक हर ये भी है, इसका नाम भी राजेश ने भक्ति ही रखा है। मैंने घर का नाम पीहू रखा है। एक्चुअली मम्मी कभी-कभी कहते होते थे मेरी बेटी को, "भक्ति तेरा नाम चेंज कर दें? तेरा नाम ना अच्छा चल तेरा नाम एक घर का और रख देते हैं, तेरा नाम ना पीहू रख देते हैं, तेरा नाम ना मिष्टी रख देते हैं।" तो फिर यहाँ पे जब ये हुई तो हमारे पंडित जी हैं, उन्होंने बोला कि आप भक्ति नाम मत रखो कि आप पी से कोई नाम रखो। तो राजेश कहते नहीं मैंने तो भक्ति ही रखना है। फिर वो कहते हैं आप स्पेलिंग्स चेंज कर दो कि स्पेलिंग्स चेंज करके इसका नाम रखो कि भक्ति में हम हिंदी में लिखते हैं तो आधा क आता है, तो आप ई की मात्रा त पे कर दो मतलब इंग्लिश में BHAKT डबल आई कर दो कि उससे फिर ये भक्ति पूरा हो जाएगा हिंदी में भी तो आप ऐसे रख लो, लेकिन एक निकनेम रख लो। तो मुझे याद आया मम्मी कभी-कभी मज़ाक में भक्ति को कहते थे तेरा नाम पीहू रख देते हैं, तेरा नाम मिष्टी रखते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं तभी पी निकल आया, तो मैंने कहा चलो इसका नाम पीहू रखते हैं। तो उसको मैं तो घर में पीहू बुलाती हूँ, बट बाकी भक्ति ही बुलाते हैं। तो सेम सेम वो भक्ति की तरह ही होती जा रही है, वैसे ही बातें करती है। इवन पता नहीं उसको क्या हो गया है, पता नहीं ये गुरुजी का है कि ये मंथ आने से पहले ये 2 मंथ्स मेरे को बहुत बुरे लगते हैं अक्टूबर और नवंबर। क्योंकि अक्टूबर में मेरी बेटी चली गई थी, नवंबर में मम्मा चली गई। जब मम्मा गई ना आंटी आप मानोगे नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती, आई कांट एक्सप्लेन कि जब मम्मा गई ना, मुझे इतनी ज़ोर से झटका लगा ना, सारी रात पूरी रात वो मेरे से बातें कर रही थी। उनके अभी तक मतलब उन्होंने लिख के रखा था कि सुनैना हम कल ये काम करेंगे, हम नए मैट्रेसेस लेके आएँगे, हम ऊपर से गुरुजी का मंदिर शिफ्ट करके मेरे वाले पोर्शन में पूरा हॉल में बनाएँगे। फिर अभी उन्होंने 1 हफ्ता पहले ही सारे ओम वाले काँच के वो लगवाए थे शीशे अंदर ड्राइंग रूम में, कि हम यहाँ पे मंदिर बना देंगे। कहते एक तो टिन्नी बहुत तंग करती है, गंदगी बहुत करती है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं उनको सँभाल लूँगी, आपका जहाँ मन है आप बना लो। तो वो सामान नोट करते रहे मेरे साथ, फिर पुरानी-पुरानी बातें भी याद करते रहे, हमारी शादी की बातें करते रहे। तो सुबह अर्ली मतलब 4-4:30 मेरे हस्बैंड उठ के आए, वो टीना दीदी ने थोड़ा गंदा कर दिया था तो मैं साफ कर रही थी,
तो वो मुझे गुस्से होने लगे कि तू पागल हो गई है, सुबह-सुबह सफाइयाँ करी जा रही है। तो मम्मी कहते हैं कि मुन्ना ये ना तेरा सुरक्षा चक्र है सुनैना, इसकी बात सुना कर, इसके सिवाय तेरा कोई ध्यान नहीं रखेगा, कि वो ना सफाइयाँ नहीं कर रही है, तेरी बहन की गंदगी साफ कर रही है। तो राजेश कहते हैं चलो आप दवाई नहीं खाते हो, खांसी अभी भी इतनी आई जा रही है, आप मेडिसिन खाओ चलो। तो मम्मी कहते हैं चल कोई बात नहीं, मैं मुझे सुनैना दे देगी मेडिसिन, तो तू जा कर ले आराम दूसरे रूम में। तो वो दूसरे रूम में फिर से चले गए। तो मम्मा कहते कि सुनैना मेरे को ना, मैंने कहा आप कुछ खा लो मम्मी, कहते नहीं मेरे को थोड़ी सी लिम्का पिला दो। तो मैंने उनको ऐसे उठा के, क्योंकि वो बहुत वीक हो गई थी, उनको एक्चुअली टीबी की प्रॉब्लम भी हो गई थी लास्ट टाइम में ना, तो उनको मैंने थोड़ी सी लिम्का वगैरह पिलाई। तो मम्मी कहती है आप भी सुनैना थोड़ा जाके रेस्ट कर लो, तो फिर अभी सारी रात से आप भी जाग रहे हो। तो मैंने कहा नींद तो आनी नहीं है। तो कहते कोई बात नहीं, मैंने कितनी बार बोला है आप ऐसे सोचा करो कि भक्ति अभी कहीं ना घूमने गई है, या कहीं हम उसको इतने महीनों से, इतने साल हमें हो गया, 1.5 साल उसको लेके भागते हुए, कभी ये हॉस्पिटल कभी वो हॉस्पिटल। अब आप ये सोचो कि वो गुरुजी के आश्रम में गई है ठीक होने। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ऐसे उनको यस बोल के तो मैं दूसरे रूम में चली गई, सामने वाले रूम में। तो 15-20 मिनट के बाद ना उनकी फिर खांसी की आवाज आई। तो मैंने कहा चलो मैं उठ के देखूं। तो फिर बंद हो गई। तो राजेश कहते कोई बात नहीं मम्मा ठीक है, तो तू लेट जा, कोई बात नहीं रेस्ट कर ले तू भी। तो मैं लेट गई, पर मुझे बेचैनी सी रही। मैंने कहा पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे इतनी बेचैनी एकदम से हो रही है। मैं फिर उठ के ड्राइंग रूम में चली गई। 5 मिनट मैंने ड्राइंग रूम में वॉक करी, तो मैंने कहा चलो देखो टीना दीदी ने फिर से कुछ गंदा गुंदा तो नहीं किया हुआ, कि मम्मी को बहुत परेशानी होती है, वो वैसे ही बीमार है कि पास में, तो ऐसे वो गंदा कर देंगी। तो जब मैं उनको गई देखने के लिए, तो मैंने देखा तो मम्मी तो ऐसे, मम्मी का पूरा मुंह ओपन था और ऐसे पैर ऐसे मुड़े हुए थे। तो जब मैंने देखा, मैं तो मतलब मैं तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती उस बुरे पल को, कि मुझे रिएक्ट करना ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं रोऊं, मैं किसको बुलाऊं, या मैं क्या करूं, क्योंकि मैं खुद मेंटली मेरी कंडीशन इतनी खराब थी। लेकिन मुझे इतनी जोरदार धक्का लगा उस टाइम पे कि अब तो मम्मा ही चले गए, अब क्या होएगा। मतलब ऐसे मैं ऐसे, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ, अब क्या होगा, अब क्या मैं क्या करूंगी यहाँ पे। तो फिर मेरे माइंड में आया चलो, मतलब जैसे थोड़ी गुरुजी ने समझ दे दी उस पल को संभालने के लिए। तो मैंने मम्मी के पैर फटाफट सीधे करे, कि बाद में सीधी नहीं होंगी लेग्स, सीधे करे पैर, उनका मुंह बंद किया, उनके बाजू सीधी करी। तो मैंने उनके पैरों पे मत्था टेका। तो मैंने कहा मम्मा आपने अपना प्रॉमिस नहीं पूरा किया, आपने कहा था कि आप मेरा साथ दोगे, भक्ति भी साथ छोड़ गई, आप भी चले गए। उसके बाद मतलब मुझे फिर ये लगा, मैंने कहा मैं अगर अभी से ही रोना रोना शुरू कर दूंगी, तो सुबह सुबह टीना दीदी अभी कुछ खाया नहीं है तो क्या करें। फिर मैंने माँ कुछ नहीं बताया, राजेश को भी नहीं कुछ बताया। मैंने ऐसे ही मम्मी के मुंह तक नहीं किया, ऐसे यहाँ तक ब्लैंकेट कर दिया, क्योंकि ठंड बहुत थी। तो मैं नीचे राजेश को ये बोल के नीचे आ गई कि राजेश आप भी नीचे आ जाओ, चाय वगैरह पी लो। तो राजेश नीचे आ गए, चाय वाय पी उन्होंने, उनको चाय दी, बिस्किट दिया। तो मैंने अपने ना मम्मी पापा को फोन कर दिया नीचे आते ही। तो कि वो लोग तब लुधियाना में ही थे, कि आप लोग आ जाओ, क्योंकि अभी वो 2-3 दिन पहले ही गए थे। मेरी कंडीशन इतनी खराब थी, तो मम्मी जाने ही नहीं दे रहे थे उनको, कि आप दोनों में से एक जना इधर ही स्टे करो, चाहे टर्न बाय टर्न करो। तो थोड़े दिन मम्मी रुके, फिर चले गए, फिर पापा रुके। तो अभी 2 दिन पहले ही वो लोग गए ही थे। तो उनको मैंने फ़ोन किया, अपने नेबरहुड में मैंने फ़ोन किया अपनी फ्रेंड को। तो फिर राजेश, फिर मैं ऊपर गई कि टीना दीदी को चाय पिला दूँ पहले ही। टीना दीदी को चाय और ब्रेड वगैरह खिलाई। तो उसके बाद राजेश कहते हैं बेचारे कि ब्लोअर चला देता हूँ, आज ठंड बहुत है, कि मम्मी तो वैसे ही वीक है। तो जैसे ही इन्होंने ब्लोअर चलाया, इन्होंने चलाया, मैंने बंद कर दिया। ये मुझे डांटने लगे, कहते क्या हो गया, बंद क्यों कर रहे हो, कि मम्मी को ठंड लग जाएगी। मैंने कहा अब मम्मी को कोई ठंड नहीं लगनी, ना कोई ठंड लगनी है ना गर्मी लगनी है। कहते क्या मतलब। मैंने कहा देखो मम्मी को। कहते देखो मम्मी को क्या, सो रही हैं, सोने दो। मैंने कहा वो सो ही रही हैं, अब आप उठा नहीं पाओगे उनको। तो जब इन्होंने उनको उठाना चाहा, जो उठाया, जब देखा, मतलब अब
उनकी मम्मी थी, उनको मैं मना नहीं कर सकी कि वो तो उनको तो गए हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। तो फिर भी वो उनको मतलब ज़बरदस्ती नहीं सारे नेबरहुड वाले भी आ गए तो सारे नेबर्स कहने लगे कि नहीं बेटा अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो नहीं कहते मैं तो हॉस्पिटल लेके ही जाना जब तक हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक मैंने नहीं मानना। फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो मैंने इनको बोला भी मैंने कहा रहने दो हॉस्पिटल ले जाओगे तो वो लोग फिर बॉडी का सारा वो पोस्टमार्टम करेंगे ये वो। तो कहते नहीं वो मेरे है जान-पहचान वाली वहाँ पे डॉक्टर तो मैं अपने आप बात कर लूँगा, नहीं मैंने लेके जाना है। तो लेके गए। मतलब उनके जाने के बाद ऐसे इतना झटका लगा कि अब तू नहीं बीमार हो सकती। मतलब वो उनकी जब उनको घर भी लेके आए मैं उनको कभी उनको बॉडी नहीं बुलाती हूँ, मैं ना ही बुला सकती हूँ। तो जब मम्मी को घर लेके आए ना तो मतलब जैसे मैं गुरुजी से बातें करती थी ना मंदिर जाके, तो जितनी देर उनका क्रिमेशन अभी नहीं किया था उतनी देर मैं बैठ के वहाँ पे मतलब मैं उनको देखते जाऊँ और मन में उनसे बातें करते जाऊँ कि मम्मी आपने तो ऐसे कहा था, आज तो हमने ये काम करना था, आज तो हमने जाके थोड़ी शॉपिंग करनी थी, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं टीना दीदी को कैसे सँभालूँगी, तो अब क्या होगा? तो मतलब लेकिन उनके जाने के बाद से भी डे 1 से ना वो हमेशा मेरे साथ में रही। मैं जब भी उनको याद करती थी वो मुझे मिलने आ जाते थे। जब मेरी बेटी हुई ना तो पहले मुझे गुरुजी आए बताने के लिए कि डे टाइम में मुझे गुरुजी ने बताया कि ये भक्ति ही है, सेम सोल है। उसके बाद फिर एक दिन मम्मा आए। मैं सो नहीं रही थी, मैं जाग रही थी और अ, दिन का ही टाइम था और मुझे इतनी गहरी नींद ऐसे आ गई, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। उसमें क्या हुआ कि उसमें कोई घर है और मतलब कोई फंक्शन है, जैसे हम लोग बहुत रेडी मैं बहुत अच्छे से मैंने ड्रेसअप मैंने किया हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, बड़ी मैं तैयार हुई हुई हूँ और भी लोग इतने लोग हैं और मतलब लेकिन वो लोग ना तैयार हुए हुए हैं, खुश हैं, लेकिन मतलब वो लोग कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा। ऐसे ना स्टेयर्स हैं, ऊपर को जा रही हैं स्टेयर्स अब पता नहीं ऊपर क्या है, क्या नहीं। वो पूरी स्टेयर्स भी लोगों से भरी पड़ी हैं। ऐसे एक-दूसरे के सामने मुँह करके बैठे हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे कोई भी, चुप करके बैठे हुए हैं सारे जने। तो उनके बीच-बीच में से मैं निकल-निकल के गई हूँ। मम्मी के ना एक फ्रेंड थे, मम्मी उनके साथ में बैठे हुए हैं। और सिर्फ वो दोनों जने ही आपस में बातें कर रहे हैं और मम्मी के ना गोदी में कोई बच्चा भी है, तो मैं जब मम्मी के पास गई मैंने कहा मम्मा क्या कर रहे हो आप? मम्मी कहते सुनैना अच्छा हुआ आप आ गए, तो ना इसको पकड़ो ज़रा आप पहले। तो मम्मा ने वो बेबी मुझे पकड़वाया, तो ऐसे कहते कि ये लो ये आपकी भक्ति, इसका ध्यान रखने के लिए ही मुझे इतनी जल्दी जाना पड़ गया। तो मैंने बहुत टाइम हो गया मुझे इसका ध्यान रखते हुए, अब आप इसका ध्यान रखो और मैं अब जा रही हूँ ऊपर, तो ना अब आप मेरे पीछे मत आना, आप इसको लेके नीचे उतर जाओ। तो मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? आप भी चलो। तो कहते नहीं अब मैं नहीं जा सकती, मेरा अब खत्म हो गया काम, अब आप जाओ नीचे और मैंने इधर जाना है, मेरा रास्ता इधर है और आप मेरे पीछे नहीं आओगे। ये बोल के वो ऊपर स्टेयर्स चढ़ना शुरू हो गई और मैंने नीचे उतरना शुरू कर दिया। और आप ये देखो उनके साथ में जो उनके फ्रेंड बैठे हुए थे ना, जो उनसे बातें कर रहे थे, वो जालंधर के ही हैं, मतलब जालंधर के ही थे और मतलब उस टाइम पे मैं ही ऐसे थी कि मैं ज़्यादा संगत से भी किसी से इतना मिलना-जुलना नहीं होता था। मतलब घर खाली हो गया था, घर में आने का ही नहीं मन करता था, घर में रहने का ही नहीं मन करता था मेरा। तो वो मम्मी के कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं और हमें नहीं पता था कि उनकी भी डेथ हुई है अभी तो। जिस दिन मुझे वो ड्रीम आया है उससे 3-4 दिन पहले ही उनकी डेथ हुई थी और वो मम्मी के साथ वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। तो मैं सीढ़ियाँ उतरते-उतरते सोच भी रही हूँ, तो मैंने कहा ये अंकल मम्मी के साथ यहाँ पे बैठे थे, तो चलो अच्छा है मम्मी को साथ मिल गया उनके फ्रेंड का, कि मम्मी कब से याद करते होते थे कि मिले नहीं, टिक्कू अंकल मिले नहीं, कितना टाइम हो गया। तो बाद में मुझे किसी आंटी से पता लगा कि अभी 2-3 दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है और वो वहाँ पे मम्मी के साथ में वहाँ पे बैठे हुए थे। और वो भी बहुत अच्छी सोल के थे, बहुत अच्छे थे अंकल वो। मतलब सबसे इतना प्यार करना
और चाहे मम्मी से मिलने आ पाते थे, चाहे नहीं आ पाते थे, फ़ोन पे बात करते थे, लेकिन वो भी मम्मी को बहुत सहारा देते थे हमेशा से, कि जब से पापा भी चले गए थे, बहुत पुराने फ्रेंड थे वो मम्मा के ना। मतलब मम्मी ने भी मुझे बताया कि मैं बाद में बैठ के ना और 5 मिनट में फिर मेरी नींद भी खुल गई। और मतलब मैं सोचती रही कि मम्मी की बातों को, कि मम्मी ने ऐसे कहा कि मुझे एकदम से जल्दी जाना पड़ गया इसका ध्यान रखने जाने के लिए, क्योंकि जब मम्मा अलाइव थे ना, तो मम्मी हमेशा ये कहते थे कि भक्ति का ध्यान गुरुजी वहाँ पे रखेंगे, गुरुजी आप भक्ति का ध्यान अब वहाँ पे जरूर रखना, कि वो छोटी बच्ची की सोल है, ये तांत्रिक तूंत्रिक जो होते हैं वो सोल को पकड़ लेते हैं, वो ये कर लेते हैं। इवन मैं आंटी इतनी बुरी हालत में थी कि मम्मी ने ना दिल्ली में कोई एक लेडी थी, वो मतलब ऐसे गई हुई सोल्स को थोड़ी देर के लिए बुला देती थी। तो मम्मी ने उनसे भी बात करी कि आप मेरी बहू एक बारी देखना चाहती, मिलना चाहती है कि भक्ति की सोल ठीक है, आप ऐसे उसको मिलवा दोगे? तो मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं, इन सब कामों में नहीं पड़ना, और बहन जी आप भी मत पढ़ो, ये गुरुजी की तरफ ही ध्यान अपना भी करो, इसका भी उधर ही रहने दो। तो कि गुरुजी ने अपने आप उसको वापस भेज देना है। तो फिर मम्मी ने कहना कि हाँ, ये तो भाई साहब पक्की बात है कि गुरुजी ने उसको ठीक करने के लिए ही बुलाया है और उसको वापस भेजना है। बस कहते पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि एक जने को ना किसी को वहां उसका ध्यान रखने के लिए होना चाहिए। अब वो एक जना, मतलब वो उन्होंने खुद को ही चुन लिया कि मैं ही जाके ध्यान रख लेती हूँ। ये वर्डिंग उन्होंने मुझे बोली। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी आई वेंट टू दिल्ली, 4th मंथ मेरा रनिंग था तो मैं दिल्ली चली गई, और 7th मंथ मेरा स्टार्ट हुआ तो आई केम बैक हियर, क्योंकि यहाँ जलंधर में मेरे से नहीं रहा ही नहीं जा रहा था। तो सब बोलते थे कि इसकी प्रेगनेंसी में मतलब कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, तो थोड़ी देर इसको उधर ही भेजना ठीक है। तो वहां पर भी मेरे एक दिन तबीयत इतनी खराब हुई, और वहां पर भी मुझे एक दिन फिर मम्मा मिले किसी मंदिर में, कोई बहुत बहुत बड़ा मंदिर है लेकिन भगवान जी का मंदिर नहीं है। मतलब जैसे गुरु जी का बड़ा मंदिर रेडी होता था ना फंक्शन वंक्शन के लिए, तो वैसे कुछ है, फूलों से खूब सजा हुआ है। तो मैंने देखा वहां मम्मी ऐसे, मैं ऐसे खड़ी हूँ, पता नहीं मैं किसको ढूंढ रही हूँ, तो पीछे से आके ना मेरे को किसी ने जोर से हग कर लिया। तो मैंने कहा कौन है इतनी जोर से हग कर रहा है? जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मम्मी। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा मम्मी आप आ गई, मैं आपको ही ढूंढी जा रही थी। तो मम्मी कहते हैं, मम्मी मेरे को बोलते होते थे कि ना ये तो हमारी ठकुराइन है, कि इसको साड़ी पहनती है तो इसको साड़ी में इसकी ग्रेस बहुत अच्छी आती है, बहुत सुंदर लगती है। तो वो यहाँ पे हमेशा बोलते थे कि बाकी की बहुएं जितना मर्जी रेडी हो जाएं, लेकिन सबसे सुंदर यही लगती है। हमेशा उन्होंने बोल देना, इवन मेरी फ्रेंड्स को हमारे नेबरहुड में उनको बुरा लग जाता था कि उनकी भी अभी बेटे की शादी हमारे साथ साथ ही हुई थी, तो कि मम्मी ने कहना नहीं वो, मतलब जो ग्रेस इसकी सुनैना की आती है ना साड़ी वाड़ी पहन के, वो आपकी बहू की नहीं आती। तो उन्होंने हंस के कहना हाँ जी मिसेस बहल, आप ठीक कह रहे हो, वो तो हमारी ना खोलने की जगत बहू है, आप ठीक कह रहे हो, वही सबसे सुंदर लगती है। तो मैंने मम्मी को कहना मम्मी ऐसे मत बोला करो, ऐसे उनको बुरा लग जाता है। मम्मी कहते पर मैं तो सच्ची बोलती हूँ कि आप किसी से भी पूछ लो, सब में से आप ही अच्छे लगते हो। तो उन्होंने मेरे को प्यार से बुलाते थे ठकुराइन, कि जब आप साड़ी सूड़ी पहनते हो ऐसे रेडी होते हो, आपका इतना रोब होता है सुनैना, मेरे को आपको ठकुराइन बुलाने का मन करता है। तो जब मुझे वहां सपने में मिले तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा अरे मम्मी आप, मैं आपको ही तो ढूंढ रही थी। तो मम्मी कहते हैं अरे मेरी ठकुराइन, मैं तो कब से तुझे देख रही हूँ, तू कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, मेरी तरफ तो तू आ ही नहीं रही। तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं आप भी यहाँ पे आए हो। तो मैंने मम्मा से बोला, मैंने कहा वाओ मम्मा आपने इतना सुंदर सूट पहना हुआ है, इतना सुंदर सूट आपने पहना है, अनियन शेड का सूट पहना हुआ उन्होंने। वैसे मम्मा का फेवरेट कलर ग्रीन कलर था, तो बट उन्होंने ग्रीन कलर के बहुत सारे सूट्स इकट्ठे ही ले आते होते थे। तो मैंने कहा आपने बहुत ही अच्छा सूट पहना। मम्मी कहते हैं जहां पर हम रहते हैं वहां पर हमें सबसे बेस्ट चीजें मिलती हैं खाने के लिए, सबसे बेस्ट चीजें मिलती हैं पहनने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा फिर तो बहुत अच्छा, आपका आपके तो बड़े मजे हैं, तो मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ। मम्मी कहते हैं हाँ मुझे पता है तेरे को राजेश नहीं अच्छे से रख रहा, नहीं तेरे को परेशान करता है, तू इसीलिए दिल्ली आ गई है। तो ना तू कोई बात नहीं, तू वापस चली जाना, अब मुन्ना तुझे लेने आएगा, तो ना उसको अपने आप गुरुजी ठीक करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं चली जाऊंगी, पर मेरा वहां मन नहीं लगता। तो मम्मी कहते हैं मैं तेरे साथ हर पल हूँ, मुझे पता है मेरे बिना तेरा वहां पे मन नहीं लगता, और जब भक्ति आ जाएगी फिर तेरा मन लगना शुरू हो जाएगा।
तो जब मैं यहाँ पे आ गई, रीना दीदी इतने खुश हुए मुझे देख के कि राधिका वापस आ गई है, तो मुझे आई लव यू राधिका, आई लव यू। मैंने कहा हाँ, मैंने आपको बहुत मिस किया रीना दीदी। तो मतलब फिर मैंने यहाँ मन लगाना शुरू किया आंटी, फिर बिजनेस में थोड़ा राजेश बीमार रहना तब से स्टार्ट हुए, तो थोड़ा मैं बिजनेस में भी फिर काम ज्यादा, पहले मैं खाली बैंकिंग वर्क देखती थी, फिर मम्मी के जाने के बाद फिर अभी अकाउंट्स वगैरह, अब तो खैर सारा ही देखना पड़ता है। तो फिर मैंने उधर मन लगाना शुरू किया कि मम्मी ने ये बिजनेस खड़ा किया था, ये खराब नहीं होना चाहिए, ये डाउन नहीं जाना चाहिए। तब डाउन जाना शुरू हो गया था बहुत ज्यादा। और अभी मम्मी की, गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारा बिजनेस टचवुड बहुत अच्छा है, मतलब काफी आगे बढ़ रहा है। और मम्मी हर पल मेरे साथ में रहते हैं, हर पल। मम्मी के इतने सारे, मम्मी के साथ में इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। बुरे टाइम में भी मम्मी ने, इवन हमारे मतलब मेरी और मम्मी की, सब लोग बोलते थे कि शक्ल इतनी ज्यादा मिलती है। जब भक्ति पैदा हुई तो मेरे मम्मा आए हॉस्पिटल में, तो इधर मम्मी नहीं, रमा मम्मी नहीं आए थे अभी, रमा मम्मी 2 दिन बाद आए। तो डॉक्टर को नहीं पता चला, जो डॉक्टर मेन डॉक्टर थी, तो वो आई, वो कहती मैं उनको मम्मी, तो मम्मी ही बुलाना है, तो कहते थोड़ा सा मम्मी का फोन आया, तो मम्मा बाहर गए बात करने, तो डॉक्टर कहती कि देखो आपकी ना सास कितनी अच्छी है, जैसे ही आपकी बेटी हुई आपकी सास ना उसी टाइम आ गई यहाँ पर, 2 दिन से वो आपके पास ही है। तो ये आपकी मम्मी को देखो 2-3 दिन बाद आई हैं आपको मिलने। तो मैं हंसने लग गई मैंने कहा कोई बात नहीं, कि सास ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो राजेश भी हंसने लग गए। फिर राजेश कहते कि नहीं डॉक्टर, ये ना मेरी मदर हैं, इसकी मदर इन लॉ हैं। तो कहते हैं रियली, सच्ची बताओ, इनकी तो शक्लें अपनी मम्मी से तो मिलती नहीं, इनकी तो दोनों की आपस में शक्लें ही इतनी मिलती हैं। तो इतने में मम्मा भी अंदर आ गए। तो मम्मा कहते हैं हाँ, ये हमारी शक्लें बहुत मिलती है, इसीलिए मेरी बहू के ना लोग मुझे रिश्ते बताते रहते थे कि हमने अपने बेटे से रिश्ता करना है आपकी बेटी का। इस संगत में कोई थे मम्मी की स्टूडेंट, तो उनको नहीं पता लगा, काफी टाइम बाद मिली, तो उन्होंने मुझे देखा, तो मम्मी को दूसरे दिन फोन करके कहती हैं कि मैम हमने आपसे मिलने आना है, कुछ पर्सनल है बहुत। तो मम्मी कहते फोन पे बता दो पहले। तो कहती हमने ना आपकी बेटी को कल देखा था, तो हम अपने बेटे से रिश्ता पक्का करना चाहते हैं उसका ना। तो मम्मी कहते आपने कब देखा मेरी बेटी को? तो कहते आप कल ही तो मिले थे अभी सत्संग पे जब आप आए थे। तो मम्मी हंसने लग गए। मम्मी कहते हाँ, वो मेरी बेटी नहीं है, शी इज माई डॉटर इन लॉ। तो मम्मी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, और मम्मी को मैं इतना मिस करती हूँ। मतलब हमेशा इस घर में गुरुजी की और मम्मी की ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगी, और हमेशा उन दोनों को मैं यहाँ पे फील करती हूँ। मम्मी इतनी अच्छी पोएम्स लिखती थी, जब ज्यादा हो जाता है तो मैं ऊपर उनके रूम में ही चली जाती हूँ। फिर राजेश की शिकायतें भी उनकी फोटो से जाके लगा आती हूँ कि आप इसको समझाओ थोड़ा। मतलब जैसे गुरुजी के बिना लाइफ कुछ नहीं है, ऐसे ही मुझे लगता है कि मम्मी के बिना भी लाइफ कुछ नहीं है। मम्मी मम्मी हमेशा ये बताते होते थे, संगत को भी बताते थे कि गुरुजी जो है वो हमारा सहारा है, वो हमें सहारा देते हैं, लेकिन वो हमें हमारी गलतियों पे सजा भी देते हैं। और इसके एक्सपीरियंसेस हमारे घर में ना बहुत ज्यादा होते थे। अगर अगर टाइम का वो नहीं हो तो एक शेयर करूँ आपके साथ में एक्सपीरियंस अपना। हाँ प्लीज आंटी, प्लीज शेयर कीजिए। हाँ जी। मम्मी जैसे पोएम्स लिखते थे, तो हमेशा मम्मी ने पोएम्स में सुबह उठना तो मम्मी ने कहना, मम्मी उठ जाते थे 3-3:30 बजे ही। तो मम्मी ना ऊपर, जैसे मम्मी को आदत थी, मम्मी हमेशा ना अपने साइज से 1 नंबर बड़ी चप्पल पहनते थे हमेशा। तो वो उनकी चप्पल टक 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 की आवाज आना शुरू हो जाती थी, तो मुझे पता लग जाता था नीचे कि मम्मा उठ गए हैं। तो फिर मैं भी ऊपर चली जाती थी। तो मम्मी ने बताना, दे देखो सुनैना, ये स्पैरोज हैं, ये गुरुजी के बारे में बता रही हैं, ये बात कह रही हैं, ये बात कह रही हैं। तो मैंने भी फिर ध्यान से सुनना, मुझे कभी समझ में आना, कभी नहीं भी आना। तो मैंने मम्मी से कहना कि अभी मम्मा जहाँ जिस लेवल पे भक्ति के आप पहुंच चुके हो ना, अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। तो मैंने कहा मुझे बहुत कम समझ में आता है, बट मतलब मुझे पूरा फेथ है कि आपको सब समझ में आता है। तो उन्होंने काफी रिकॉर्ड्स कर करके फेसबुक पे भी डालते थे, स्पैरोज की वॉइस वगैरह। फिर हम लोग एक दिन बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो मम्मी कहते हैं कि सुनैना, हमेशा कि गुरुजी जो है वो ना बहुत, मैं कहा गुरुजी कितना प्यार करते हैं सबसे, कि सारी संगत को इतना प्यार करते हैं,
तो मम्मी कहते हाँ मैं गुरुजी ना चपेड़ भी मारते होते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा आप बताओ आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है, आपने कभी चपेड़ खाई उनसे? तो मम्मी कहते ले ना, मैंने तो कभी कोई गलती नहीं करी, मैंने क्यों चपेड़ खानी, मेरे मुझे कभी नहीं गुरुजी ने ऐसे किया, पर ना गुरुजी करते हैं, गलतियों पे सजा भी देते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इतने में ना मैं ब्रेकफास्ट टीना दीदी को खिला रही थी, तो टीना दीदी खा नहीं रहे थे, तो मम्मी कहते छोड़ो छोड़ो सुनैना, इसको रहने दो, रोज रोज इसके नखरे बढ़ते जा रहे हैं, आप इसको ज्यादा ही सजा सजा के चीजें खिलाते हो तो इसके नखरे बढ़ रहे हैं, तो मत खिलाओ इसको, रहने दो इसको, भूखी ही रहने दो आज। मतलब मम्मी ना कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी भी नहीं। अगर मेरी और मम्मी की तो कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई। अगर हाँ हमारी मतलब अब थोड़ा जनरेशन गैप भी था और दोनों जने टीचिंग लाइन में रह चुके, तो थोड़ा सा हो जाता था कभी बातों पे, जैसे मम्मी कहते थे कि नहीं गुरुजी ही सब हैं, भगवान जी तो कुछ नहीं है। मैंने कहा तो फिर हम गुरुजी के मंदिर में शिव जी की फोटो में क्यों रखते हैं, गुरु नानक देव जी की क्यों रखते हैं? तो मतलब ऐसी बातों पे जैसे हमारा हो जाता था, या कोई घर की बात से भी हो जाता था, तो हम दोनों का नेचर बड़ा ऐसा था कि हम लोग ना मतलब जुबान से लड़ाई नहीं करते थे। हम लोग कहते थे अच्छा ओके ठीक है, मतलब आपकी सोच आपकी ठीक है, मेरी सोच मेरी ठीक है। उसके बाद हमने अपने अपने कामों में लग जाना। बस उसके बाद आंटी हमारी दोनों की एक दूसरे से नाराजगी पता कितनी देर की होती थी? सिर्फ उतनी देर की जितनी देर दोबारा से हमारा आई कांटेक्ट नहीं होता था। और एक ही घर में रह के वो कितनी देर नहीं होगा। तो जैसे ही वो हुआ, या तो मेरे को हंसी आ जाती थी या उनको आ जाती थी। फिर हम लोग ना अपनी फर्स्ट मीटिंग याद करते थे हमेशा, कि जैसे ही मैंने एंटर किया था जहां हमारा मतलब हमारी फर्स्ट मीटिंग थी शादी के टाइम की, तो हमने जैसे ही अंदर एंटर किया तो सबसे पहले मम्मी की और मेरा आई कांटेक्ट हुआ था, और हम दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल सेम सेम स्माइल करी थी। हमारे यहाँ पर भी काफी लोग बोलते हैं कि सुनैना सेम अपनी सास की तरह ही स्माइल करती है। तो और मम्मी को आदत थी, मम्मी ने जब भी मुझे मिलना तो मम्मी ने मुझे यूं यूं करते रहना, जब भी ऊपर से भी नीचे आना या मैंने ऊपर जाना तो उन्होंने कहना हाँ जी ठकुराइन आ गई है। तो उस दिन मम्मा ऐसे बताते हैं, मम्मा कहते हैं रहने दो, मतलब पता नहीं क्यों गुस्सा उनको आ गया, क्या था क्या नहीं था। कोई फेसबुक पे किसी संगत से उनकी ना काफी देर से डिस्कशन चल रही थी, तो मे भी उसकी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन थी। तो मम्मी ऐसे खिंच के बोलते, मम्मी कहते कभी भी लाउड नहीं बोलते थे, उस दिन बहुत लाउड बोले कि रहने दो सुनैना, छोड़ो इसको, नहीं खाती, रहने दो, भूखे ही रहने दो इसको, तो भूखी मर, तेरे को पता चले जरा। तो मैंने कहा अरे आपको क्या हो गया आज? तो कुछ नहीं हुआ, कहते रहने दो इसको, बहुत सिर पे आपने चढ़ा लिया है। तो टीना दीदी आगे से कुछ बोले तो उनको तो मतलब वो मेंटली रिटायर्ड थे, वो तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे, एक ही बात को रिपीट करते रहते थे। उन्होंने कुछ बोला तो मम्मी ने ना ऐसे, टीवी का रिमोट था, मम्मी ने वो ऐसे नीचे जोर से पटक दिया। आई वॉज वेरी सरप्राइज, मैंने कहा है ये क्या हो गया, आज क्या हो गया? मैंने कहा मम्मी आर यू ओके, क्या हो गया? कुछ नहीं, कहते कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, इतनी इतनी लंबी डिस्कशन करने में लग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आप उसको छोड़ो, जो भी है आप मत करा करो डिस्कशन, उसको बोलो जा ठीक है जो तू कह रहा है अपने आप गुरुजी देखेंगे। तो इतने में ना टीना दीदी ने सारी वो बीच में ही टॉयलेट करके तो सारा ऐसे कर दिया। तो मम्मी को मैंने कहा आप परेशान मत हो, मैं देख लेती हूँ, मेड भी आने वाली है, तो आप वैसे आपका मूड ठीक नहीं है। तो मम्मी ने ना एकदम से ऐसे मेरा हाथ ऐसे पकड़ के जोर से यूं पटका ऐसे। मतलब मैं इतना पता नहीं अब उस इंसान ने मम्मी को क्या क्या बोला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब मैं इतनी ज्यादा वो, मैंने कहा इनको क्या हो गया, पर मैंने उनको फिर दोबारा से पूछा नहीं। तो नहीं आप जाओ मैं अपने आप कर लूंगी, मैं करती हूँ इसको। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, आप रिलैक्स करो, मैं करती हूँ रोज ना, तो मैं कर लूंगी कोई बात नहीं। मम्मी ने फिर मुझे दोबारा से पुश कर दिया। तो राजेश कहते क्या हो गया आपको, उसके साथ क्यों बदतमीजी करते जा रहे हो? मम्मी कहते फिर मैं मना कर रही हूँ, ये मान नहीं रही है। तो राजेश मुझे बाजू से पकड़ के किचन में ले गए कि तू रहने दे, फिर करने दे अपने आप उनको। तो मैं किचन में चली गई। अब मतलब ऑब्वियस था, ऐसे फर्स्ट टाइम हुआ तो मेरे तो आंसू रुके ना, मैं ब्रेकफास्ट बनाए जाऊं कि मैंने तो पता नहीं आज क्या हुआ। मैंने राजेश को बोला, मैंने कहा कोई इडियट था, ऐसे सारा उनका मूड स्पॉइल कर दिया सुबह सुबह ही, ये वो चलो। उसके बाद मैं नीचे आ गई, अपने अपने कामों में लग गई। फिर मैं ऊपर गई किसी काम से, तो मम्मी को कोई लिस्ट बतानी थी, तो वो मैं ऊपर गई बताने। तो मम्मी ना ऐसे खड़े थे, फोन पे बात कर रहे थे। और कभी भी मतलब ऐसे नहीं हुआ था
कि कभी मैंने ये सीन देखा हो। पता नहीं क्या हुआ, टीना दीदी आराम से सोफे पे बैठे हुए थे। मैं ऊपर गई, मैंने देखा मैं मम्मी फ़ोन पे बात कर रहे, मैंने मम्मी को इशारे से कह दिया कि ये लिस्ट मैं इधर रख रही हूँ, आप देख लेना। मम्मी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो मतलब उस पहले वाले इंसिडेंट के बाद ये 5-6 आवर्स बाद की बात है। तो मैंने वो लिस्ट उधर रखी और मैं मुड़ी नीचे आने के लिए। टीना दीदी अपना आराम से सोफे पे बैठे थे। जब मैं ऊपर गई वो स्माइल कर रहे थे। तो उन मम्मी अपने ध्यान में फ़ोन पे बात कर रहे, पता नहीं उनको क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उन्होंने उठ के आके मम्मी को पीछे से इतनी ज़ोर से धक्का मारा और मम्मी सीधा किचन में अंदर ठा करके और सीधा उनका जो फेस था ना वो ऐसे बिल्कुल गैस के पास में जाके लगना था। और मैंने इतनी तेज जाके भाग के मम्मी को पकड़ा, मेरा भी पैर इवन स्लिप कर गया और मम्मी को फिर भी यहाँ पे वो चोट जैसा बन गया सारा, 3-4 दिन रहा। तो मैंने कहा टीना दीदी क्या हो गया आपको? ऐसे थोड़े करते हैं, उनको लग जाती है अभी। तो मम्मी कहते क्या हो गया तुझे, क्यों धक्का मारे जा रही है? वो टीना दीदी पता नहीं क्या से क्या मम्मी को बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए। मतलब मैं और मम्मी ना उनकी शक्ल देखे, मम्मी कहते इसकी तो ना आज शक्ल ही बदली पड़ी है, ये टिन्नी है ही नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मम्मा, मतलब इन्होंने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया, तो आप ध्यान रखा करो। लेकिन कि चलो है तो शी इज अ पेशेंट ना, तो आप ऐसे ध्यान रखा करो अपना। कभी कोई ऊपर नहीं हो आपको ऐसे धक्का मार दे। मम्मी कहते इतने ईयर्स में कभी नहीं इसने ऐसे किया। मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है, आप ध्यान रखो। तो मम्मी कहते नहीं आप चले जाओ, मेरे को जाना था ऑफिस के काम से बैंक। तो मम्मी कहते आप चले जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं मम्मी के तेल तूल लगा के तो मैं चली गई। उसके बाद ना इवनिंग में डिनर से पहले मैं खाना बना रही थी, तो मम्मी कहते आप खाना बना लो, इकट्ठे खाते हैं। मैंने कहा नहीं, आपको पता है मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मन होता है कि मैं बनाऊं, आप लोग सारे बैठ के खाओ। तो मैं खा लूंगी बाद में, कोई बात नहीं, आप लोग खाओ। तो मम्मी कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। मम्मी की आदत थी, मम्मी कभी भी बैठ के खाना नहीं खाते थे। मम्मी प्लेट पकड़ के ना चलते चलते ही खाना, हमेशा उन्होंने चलते चलते खाना खाना। जब कोई संगत के लोग आते थे या कोई गेस्ट आते थे तो वो कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते थे, अदरवाइज वो हर पूरे टाइम का खाना ना चलते चलते ही खाते थे। तो चलते चलते ऐसे खाना खाए जाएं तो बातें करते जाएं। फोन पे पहले किसी संगत से बात कर रहे थे, फिर मेरे से बातें करने लगे। तो मैंने कहा आज कौन सी पोयम लिखी आपने? कहते हैं ये वाली मैंने पोयम लिखी, सुनैना आज। तो मैंने कहा मैंने तो 4 लाइनें ही सुबह पढ़ी फेसबुक पे, फिर मैं पढ़ नहीं पाई, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। मम्मी कहते अच्छा तू मेरे से पढ़ लेना। तो मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी आपको एक चीज बताऊं कि जब मैं दिल्ली पढ़ाती थी ना, तो मैंने भी एक बारी ना एक पोयम लिखी थी और एक स्टोरी लिखी थी। तो वहां पे वो पहले आती थी मायापुरी मैगजीन, एक दिल्ली में ना पहले मायापुरी मैगजीन आती थी। तो मैंने कहा मेरी वो वाली पोयम जो है ना वो मायापुरी मैगजीन में आई थी, तो मम्मा के पास पड़ी है, मैं आपको ला के दिखाऊंगी। मम्मी कहते हैं ले, तो आपने कहाँ से पोयम लिख दी? पोयम लिखना कोई इजी काम होता है? हर किसी को नहीं ये वाला हुनर मिला हुआ होता। तो उस पे भी मम्मी ने ना एक लाइन सुना दी पूरी, मुझे याद नहीं है बट वो पूरी लाइन सुनाई। तो मैंने कहा लो, मैं झूठ थोड़े बोल रही हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं अपनी मम्मा से कहूंगी, वो मुझे ना कोरियर करवा देंगे, आप देखना। तो मम्मी कहते हाँ मंगवाना, मैं तो कभी मान ही नहीं सकती कि आपने कोई पोयम लिखी होगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो राजेश कहते हैं क्यों, ऐसा ऐसा क्या है, वो क्यों नहीं लिख सकती? शी इज वेरी इंटेलिजेंट। नहीं, कहते इंटेलिजेंट बहुत है, मैंने इसके इतने टेस्ट लिए शादी के टाइम से अब तक, ये किसी भी टेस्ट में फेल तो क्या पास भी नहीं हुई, हर टेस्ट में ये फर्स्ट आती रही। मतलब उन्होंने मेरे से साग और मक्की की रोटी बनवाने का भी बहुत जबरदस्त टेस्ट लिया था उन्होंने मेरा। मैं फर्स्ट मीटिंग में मम्मी ने पूरा हाफ एन आवर का इंटरव्यू किया था मेरे साथ में। वो इंग्लिश में मेरे मम्मी पापा से कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने बीच में उनको बोला कि मेरे मम्मी पापा हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो मतलब उनकी इंग्लिश नहीं इतनी अच्छी है, तो इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश तो आप मेरे से बात कर सकते हो, तो आई कैन आंसर। तो मम्मी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बारे में ही तो बातें करनी है, तो आपसे ही पूछ लेते हैं। मतलब उस दिन से लेके मम्मी ने मेरे 2-3 साल तक बहुत टेस्ट लिए, रोज मुझे 1000 रुपीज दे देते थे कि आज सारे दिन का खर्चा आप इससे चलाओ, आप कितने पैसे शाम को बचाते हो, क्या करते हो, तो रोज की एक चाबी एक की घर की आपको मिलेगी। तो ये सिस्टम चलता रहा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं रोज चलाती रही। मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ था, तो मैं इधर से कमियां ये कर करके तो पैसे शाम को बचाती थी जरूर। तो मम्मी ने मुझे रोज एक चाबी दे देनी। जब सारी चाबियां इकट्ठी हो गई, मैंने कहा अभी कोई बची? कहते नहीं अब कोई नहीं बची।
तो मैंने उनको सारी की सारी उनकी गोद में रख दी। मैंने कहा जब आपकी उम्र लंबी करे गुरुजी, ये सब ना आप ही संभालो, मैं मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहा मैंने अपने घर में भी कभी ये सब कुछ नहीं संभाला, तो ये आप ही देखो। तो उस दिन चलो उस दिन पोयम की बात हुई, तो मम्मी राजेश कहते हैं लो वो क्यों नहीं लिख सकती, वो इतनी इंटेलिजेंट है। तो मम्मी कहते हैं इंटेलिजेंट तो बहुत है, इंटेलिजेंट भी है, वाइज भी है। तो मैंने हंस के बोला, मैंने कहा तो मम्मा मैं बहुत कुछ लिख सकती हूँ, आपको पता नहीं है। तो मम्मी कहते हैं रहने दो, मैं तो कभी नहीं मान सकती कि आपके अंदर ये हुनर नहीं हो सकता। तो मैंने कहा आप तो मुझे कहते थे कि मैं सिलाई कढ़ाई भी नहीं कर सकती, आपने मुझे बोला कि कभी आप मैंने स्वेटर बनाना राजेश के लिए शुरू किया शादी के बाद बड़े मन से। मेरी मम्मा ने मेरे पापा के लिए एक स्वेटर बनाया था, पुरानी पिक्चर्स का हीरो है जतिंद्र, उसने कोई पहना था, तो सेम डिजाइन मम्मा ने पापा के लिए बनाया था फर्स्ट स्वेटर। तो मैंने कहा मैं फुल स्लीव्स का तो नहीं बनाऊंगी, हाफ स्लीव का बनाऊंगी। मैंने शुरू किया, जिस दिन शुरू किया मम्मा ने मेरा इतना फन बनाया, इतना मजाक उड़ाया। मम्मी कहते हैं ये पता नहीं कितने सालों में पूरा होगा, और होगा भी कि नहीं होगा। तो मैंने कहा मम्मा आप चैलेंज मत किया करो, आपको पता है। तो कहते हैं चैलेंज ही है फिर, ये तू कभी नहीं पूरा कर सकती, मैं 101% कह सकती हूँ। तो ठीक है, तो उन्हें एम्ब्रॉयडरी वगैरह करी, लेकिन सुनैना ये नहीं आप कर सकते। मैंने मम्मी को ना 12 दिन के अंदर स्वेटर बना के राजेश को पहना के ऊपर भेजा। तो मम्मी कहते हैं मैंने कहा कितने दिन हुए मम्मी, 12 साल नहीं हुए, 12 दिन हुए। तो उस दिन पोयम के लिए मम्मी कहते हैं ठीक है तूने स्वेटर बना लिया, लेकिन तूने 1000 फोन अपनी मम्मी को भी करे कि अब मेरा ये गिर गया है, इसमें से इसको कैसे उठाना है टांका, ये कैसे करना है। मैंने कहा क्योंकि आप नहीं हेल्प करते थे तो मुझे उधर कॉल करना पड़ता था। तो मैंने कहा लेकिन इट डजंट मीन कि मैं कुछ लिख नहीं सकती, तो मैं आपको जरूर लिख के दिखाऊंगी। तो मम्मी को ऐसे मम्मी कहते हैं मैंने कभी प्राउड नहीं किया, लेकिन आज तो मैं आपसे ना प्राउड से ही बोल रही हूँ कि आप कभी नहीं लिख सकते, मेरे जैसा तो आप कभी नहीं लिख सकते हो। तो ना, और कभी नहीं आपने लिखा भी नहीं होगा। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। मतलब मेरा ना अंदर से मन दुखी सा हो गया। मैंने कहा मम्मी कैसी बातें करने लग जाते बीच बीच में। चलो मैंने डिनर डुनर कराया, किचन वाइंड अप किया, मैं नीचे आ गई। उसके बाद क्योंकि हम लोग नीचे के पोर्शन खाली था, हम लोग मम्मी कहते थे सेफ्टी रहती है तो आप लोग नीचे ही सोया करो, तो कि ऊपर टिन्नी तंग भी करती है। और बाकी सारा दिन हम ऊपर ही होते थे, खाना पीना सब। तो या जब मम्मी को ज्यादा चिढ़ होती थी मम्मी कहते थे अब मेरा दिमाग ना खाओ, अब जाके नीचे रेस्ट करो जाओ। तो हमें नीचे भेज देते थे। तो रात को क्या हुआ कि जैसे हम लोग सोने के लिए गए, मैं और राजेश ना, रात को हमारी आदत थी, मेरे को एफएम सुनने का बहुत शौक था अनमेरिड टाइम से ही ना। तो रात को प्रोग्राम आता होता था एफएम पे, चांदनी रातें, तो मैं ना वो सुनती होती थी अनमेरिड टाइम में। तो शादी के बाद मैंने राजेश को बोला, नीचे के पोर्शन में कुछ नहीं था, कि मैंने कहा एक ना एफएम चाहिए कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रोग्राम सुनना होता है। तो राजेश कहते हैं अच्छा आपको भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी एफएम सुनना बहुत अच्छा लगता है, चलो ये ना एफएम ले आए। तो हम लोग रोज रात को बैठ के आराम से 11:30 बजे तक प्रोग्राम आता था, तो हम लोग चांदनी रातें सुनते होते थे। और राजेश को वैसे भी थोड़ा गाने का शौक था, तो इन्होंने गाना सुनाना, जब भी इन्होंने मेरे मायके जाना तो मम्मी ने बोलना कि चलो राजेश जी वो वाला ना सॉन्ग सुना दो। तो इनको इनका सबसे फेवरेट सॉन्ग है ड्रीम गर्ल, तो ये वो सुनाते होते थे। तो उस दिन भी हम लोग ऐसे सुन रहे चांदनी रातें प्रोग्राम, तो मैंने देखा कि राजेश बहुत जल्दी से सो गए। तो फिर मैंने बंद कर दिया कि आज सारा दिन काम था, तो ये ही इज टायर्ड, तो मैंने बंद कर दिया। अब मेरा ध्यान उधर ही लगा हुआ कि मम्मी ने आज ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं कि ये बात तो अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी मतलब मैं, आपको क्या लगता है कि मुझे अपनी मम्मी से वो मंगवानी चाहिए मैगजीन मम्मी को दिखाने के लिए? तो बाद में मम्मी को ये तो नहीं लगेगा कि ये मेरी इंसल्ट करने के लिए इसने फटाफट से मंगवा ली, तो मैं क्या करूं? तो आप मुझे बताओ। तो मैं ना ऐसे लेटी हुई, मुझे ना ऐसे नींद आ गई, तो मैं सोई हुई थी। मेरे को ऐसे हुआ कि किसी ने आके मेरे को हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे उठाया है, क्यूट। तो मैं उठ के देखा, मैंने कहा है, मैंने कहा राजेश ने शायद उठाया, देखा तो वो तो सो रहे। मैंने कहा है मुझे किसने उठाया एकदम से ये? तो चलो मैं फिर से देख दुख के फिर मैं सोने की फिर ट्राई करने लगी। अब जब मैं दोबारा ट्राई करना शुरू किया ना, तो धीरजा आंटी मेरे ना दिमाग के अंदर ना पोयम्स की लाइंस बननी शुरू हो गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है गुरुजी, मैं तो नहीं अभी कोई पोयम लिखना चाहती। तो लेकिन ये मेरे दिमाग में ना लाइंस आई जा रही हैं, आप मुझे जबरदस्ती लिखवा रहे हो।
तो आप तो क्लेश करवा दोगे घर में, तो मैंने तो नहीं लिखना, मैंने नहीं कुछ भी लिखना, मेरे को कुछ नहीं सोचना। तो ना मैंने ना अपना एक गाना गुनगुनाना शुरू किया। तो लेकिन वो कहाँ, वो तो एक लाइन मतलब उसके साथ फिर वर्ड्स और आने स्टार्ट हुए। अब तो फिर मेरे से बैठा ना जाए। मैंने कहा ले भई अब तो गुरुजी की आज्ञा है तो तू लिखना शुरू कर दे। जो भी वर्ड्स आते हैं इधर उधर उधर, जो भी आए, मैंने आंटी एक पेन पेपर उठाया, मैंने वो लिखना शुरू किया। वो जो भी वर्ड आए मैं लिख दूं, जो लाइन आए मैं लिख दूं, फिर लेट जाऊं। आप मानोगे नहीं, मैं पूरी रात मुझे गुरुजी ने सोने नहीं दिया और सुबह तक 3 बजे तक मेरी पोयम रेडी हो गई। अब 3 बज गए, अब पोयम रेडी हो गई। अब क्या, अब तो मन ये करे कि मम्मी उठे जल्दी से। मैंने कहा अब गुरुजी ये आप कर रहे हो, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरे कर्मों में नहीं आना चाहिए। अगर इसका कोई बैड कोई गलत रिजल्ट आता है सामने तो आप मेरे कर्मों में ये मत लिखना, ये आप कर रहे हो। तो अब मैं वेट करूं कि कब मम्मी के चप्पलों की आवाज आए कि मम्मी उठ गई है। लो जी, 3:35 हुए, मम्मी की आवाज आनी शुरू हो गई। मैं तो फटाफट दरवाजा खोला और ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जाना शुरू किया। जब मैंने ऊपर जाना शुरू किया तो मेरे मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी खोलना। मम्मा कहते हैं आप कैसे इतनी जल्दी से उठ गए। मैंने कहा आप खोलो तो सही दरवाजा। मम्मी ने दरवाजा खोला, मैंने कहा गुड मॉर्निंग मम्मा। मम्मी कहते गुड मॉर्निंग, ये क्या हुआ आज कैसे आप। मैंने कहा आज तो बड़ा अच्छा कुछ नया नया चक्कर हो गया। कहते क्या। मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे सोने ही नहीं दिया, मुझे चांदनी रातें ही नहीं सुनने दिया, राजेश को इतनी जल्दी से सुला दिया। कहते वो किस लिए सुना ना। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे से पोयम लिखवा दी मम्मा। मम्मी मम्मी को ना, मम्मी को मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता। मम्मी कहते ये देखो पोयम लिख के आई है लड़की। टीना दीदी भी उठे हुए थे, कहते ये देख टिन्नी ये तेरी राधिका पोयम लिख के आई है, जाओ सुनैना सपने में तो नहीं है, जाके दोबारा से सो जाओ। मैंने कहा अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, चलो मैं आपको दिखाऊं, मेरे को गुरुजी ने पोयम लिखवाई है। मम्मी कहते अगर नहीं लिखी हुई ना तो तेरी ना इस बारी पॉकेट मनी से पैसे काट दूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप चलो तो सही। तो जब हम धीजान जी सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे ना, फर्स्ट टाइम मम्मी को और मुझे एक बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस हुआ, बिल्कुल सेम। जब हम नीचे आ रहे थे तो मतलब हम बताते हुए ना अभी कुछ होने लग गया मेरी आर्म्स पे। हम नीचे उतर के आ रहे हैं और हम दोनों ऐसे साथ में इकट्ठे आ रहे हैं, हमारी खूब स्पेस है सीढ़ियों में, तो ऐसे इकट्ठे आ रहे हैं। हमें हमें एकदम से ना दोनों को एकदम साइड होना पड़ गया। मतलब दोनों को सेम ऐसे लगा कि कोई नीचे से ऊपर जा रहा है। हम लोग दोनों एकदम से ऐसे साइड हो गए और बात करते करते स्माइल हंस रहे थे और एकदम चुप हो गए दोनों जने। मैं मम्मी को देखूं, मम्मी मुझे देखे। मम्मी कहते हैं आप क्यों ऐसे हुए। मैंने कहा आप क्यों ऐसे हुए। मम्मी कहते हैं पहले आप बताओ। मैंने कहा मुझे ऐसे लगा कि ना यहाँ से कोई ऊपर जा रहा है। मम्मी कहते हाँ मुझे भी एकदम से ऐसे लगा कि यहाँ से कोई ऊपर जा रहा है, तो मैं साइड हो गई। और मम्मी के आगे मैं थी तो मैं पहले साइड हो गई। तो मैं मम्मी और मैं हम दोनों मतलब हम लोग 2 मिनट के बिल्कुल चुप। और मम्मी कहते कुछ न कुछ तो था ये। तो मैंने कहा हाँ भाई था तो सही, क्योंकि एकदम बहुत अच्छे से फील हुआ कि कोई ऊपर जा रहा था। चलो मम्मी कहते चलो हम चलते हैं नीचे फिर बात करते हैं। हम लोग नीचे आए, मैंने मम्मी को वो पेपर दिखाया। जब मम्मी ने वो पोयम रीड की तो मम्मी तो एकदम से चुप, बिल्कुल चुप। मम्मी का फेस एक्सप्रेशन ऐसा। मम्मी कहते सुनैना, मेरे को ऐसे डांट के मतलब डांटने वाले लहजे में कहते सुनैना आप तो कहते थे आप जितनी भक्ति करते हो गुरुजी की, मैं तो उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकती, अभी अभी तो मुझे बहुत टाइम है, तो आप तो ऑलरेडी वहां पे हो। मैं मम्मी को देखूं, मैं पहले डर गई, मम्मी इतनी ऊंचे से बोले इतनी सुबह सुबह और मतलब ऐसे। मैंने कहा बाद में मैं हंस पड़ी। मैंने कहा ये क्या था मम्मी, ऐसे थोड़े डांटते, अच्छे से डांटो अगर डांटना भी है तो। कहते डांट नहीं रही हूँ, मैं तो सच्ची बात कह रही हूँ। आप तो वहां पे हो, ये जो पोयम आपने लिखी है, ये जो वर्डिंग आपने लिखी है, मैं तो कभी ये मान ही नहीं सकती कि ये आपने लिख दी होगी पोयम। मैंने कहा आप देख लो मेरा दूसरा पेपर भी देखो, जैसे जैसे मुझे वर्ड्स आ रहे थे पहले मैंने उस पे लिखा, फिर मैंने इस पे फाइनल करके लिखा। तो मम्मी कहते चलो आप मेरे साथ ऊपर। तो मम्मी ने वो पोयम पकड़ी, हम लोग ऊपर जाने के लिए मैं बंद नीचे बंद किया। तो
आंटी हमारी नीचे वाली स्टेयर से लेके और ऊपर मम्मी के रूम तक गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस स्टार्ट हो गई, इतनी फ्रेग्रेंस हमारा सिर ही दुखना शुरू हो गया दोनों जनों का। मम्मी कहते सुनैना आज से ना मैंने आपको ना कुछ नहीं कहना। मैंने कहा अच्छा वो क्यों? कहते अरे वो जो ऊपर जा रहे थे ना वो गुरुजी जा रहे थे ऊपर, इसका मतलब सारी रात गुरुजी तेरे पास नीचे के पोर्शन में थे। और आंटी मैं आपको बता नहीं सकती, जब मम्मी ने ये लाइन बोली ना तो मैंने कहा हाय गुरुजी आप मुझे मतलब मुझे उस टाइम इतना एहसास कराते, मैं कुछ बना के आपको भोग लगाती, मैं जोत जगाती, मैं कुछ करती, आपने मेरा इतना अच्छा इतना प्रेशियस टाइम आपने मेरा ऐसे ही जाने दे दिया। तो मैंने मम्मी को भी बोला, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मम्मी कहते हैं बेवकूफ इडियट कहीं की, तू ये इतनी बड़ी कृपा जो करी है ये गुरुजी ने तेरे से पोयम लिखवाई है और तूने जोत क्या जगानी थी और क्या करना था। तो रो हमेशा तो गुरुजी को भोग लगाती है रोज, तो और क्या करना है तूने। तो मम्मी को इतनी खुशी हुई, मम्मी से मतलब वेट नहीं करी गई, मम्मी कहते कब शाम आए मैं मंदिर जाऊं। मम्मी मंदिर गए, मेरी पोयम वहां पे उन्होंने रखी और मुझे कहते शाम तक ना इस पोयम को बड़े से चार्ट पेपर पे सुंदर सा बना के डिजाइन में लिख दे। मैंने लिख दिया। शाम को मम्मी मंदिर ले गए, वहां सारे लोगों को पढ़ाया, गुरुजी के चरणों में रखी। और आप मानोगे नहीं राजेश अंकल, 3 दिन बाद उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया। जब हमारे ऑफिस का लड़का कहता मैंने कहा ये क्या है, तो कहते भाभी ये ना आंटी ने मैडम जी ने मंगवाया है, आपका गिफ्ट है। मैंने कहा है मेरे लिए गिफ्ट, मेरा तो बर्थडे ही नहीं है अभी। कहते हाँ मम्मी ने पता नहीं मुझे मैडम जी ने कहा था कि ये सुनैना का गिफ्ट है तो सीधे मेरे पास लेके आना। मैंने कहा चलो चलो आप जाओ ऊपर मैं भी आती हूँ। मैंने रिजेश को बोला, मैंने कहा मम्मी ने मेरे लिए कोई गिफ्ट मंगवाया है। मम्मी कहा रिजेश कहते हैं तुम तो सास बहू का पता नहीं क्या है, तुम तो सहेलियां बनी हो, कभी लड़ाई भी कर लिया करो आपस में। मैंने कहा अच्छा तुम यही सोचते रहते हो कब हम लड़ाई करें। मैंने कहा तुम हो ना एक लड़ाई करने के लिए। तो मैंने कहा चलो आओ देखिए ऊपर क्या गिफ्ट है। जब हम ऊपर गए, मम्मी ने मेरी पोयम को इतने सुंदर फ्रेम में फ्रेम करवा के और नीचे मेरा नाम नुम सारा लिखा हुआ और वो मेरे को उन्होंने गिफ्ट किया। तो अभी मैंने वो फ्रेम भी मम्मी के रूम में ही लगाया है, मम्मी की फोटो के पास, कि वो मम्मी की तरफ से मेरा गिफ्ट है। मम्मी ना कभी भी अपनी कोई भी वो नहीं जल्दी से मुझे देते थे कोई भी चीज। लाइक मेरे को मम्मी का कोई सूट पसंद होना, कोई शॉल पसंद होना, तो मम्मी ने कहना ले एक एक मेरी बहू है और मैं उसको अपना पहनना हुआ दे दूं, मैंने नहीं देना, तू और नया ले आ, जाके 2 ले आ 4 ले आ, पर ये नहीं लेना। और आप मानोगे नहीं आंटी, उन्होंने जाने से पता नहीं उनको पता था कि उन्होंने चले जाना है। अभी आप ये देखो जिसके घर में 1 महीना हुआ छोटी बच्ची की डेथ हुई हो, वो बंदा, वो घर का एल्डर इतना जो समझदार है, वो कभी शॉपिंग करने के लिए कहेगा कि शॉपिंग कर लो। उन्होंने स्पेशली उनको तब सर्दियां ही थी तो उन्होंने स्पेशली उनको सूट वालों को घर में बुलाया कि मेरे को कहते सुनैना चलो इसमें से अपने लिए पसंद करो। मैं मम्मी का मुंह देखूं, मैंने कहा मम्मी क्या हो गया आपको? कहते कुछ नहीं होता, भक्ति ने वापस ही आना है, आप पसंद करो, ये भक्ति की ही मर्जी होगी। तो मैंने कहा मम्मी मैं नहीं कर सकती, मेरा मेरा नहीं मन कर रहा कुछ भी करने का, तो आपने जो करना है आप कर लो। तो नहीं, कहते अगर तू मेरे से प्यार करती है ना तो ये मेरी इच्छा पूरी कर, चल तो मेरे लिए पसंद कर, चल आप कि तूने क्या लेना क्या नहीं। तो वो भैया दिखाए तो कहते ये सब नहीं पहनती, ये बहुत अच्छे और बहुत अलग कोई बहुत तेरे पास जो डिफरेंट और डिजाइनर पीस हो ना वो दिखा, तो वो इसको पसंद आएगा, इसको हर कोई चीज नहीं पसंद आती होती, ये सबसे बेस्ट वाली चीज इसको पसंद आती है। तो उसने बहुत डिजाइनर सा सूट दिखाया आंटी, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर के ऊपर कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, उसके साथ में शॉल, वो उन्होंने सूट दिखाया और 1 मिनट में कहते हैं हाँ ये सूट इसको बहुत पसंद आएगा, ये सूट सुना ना तू ना ये सूट ले ले। मैंने कहा मैंने नहीं लेना। कहते नहीं ले ले। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेना। कहते नहीं मैंने लेके देना है। चलो उन्होंने मुझे वो सूट ले दिया, एक कोट था कश्मीरी कढ़ाई वाला वो लेके दिया, ऐसे 4-5 चीजें ले दी। तो मैंने कहा आप अपने लिए भी ले लो, टीना दीदी के लिए ले लो। कहते नहीं टिन्नी कहाँ पहनती है और मैंने नहीं लेना, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत पड़े हैं अभी अनस्टिच भी। आप ये देखो उन्होंने वो जो सूट मेरे को व्हाइट कलर का लेके दिया, मेरे से बिना पूछे अपने टेलर को बुला के वो सूट सिलने दे दिया।
और ये पता है कब की बात है? उनके जाने से 1 वीक पहले की। और जब उनकी प्रेयर मीट थी तो मेरे पास कोई व्हाइट कलर का सूट नहीं था पहनने के लिए। तो मैं देखूं, मैंने कहा मेरे पास तो कोई व्हाइट कलर का सूट नहीं है। तो मेरी एक जम्मू इनके मेरे जेठ के बुआ जी की बेटी आई हुई थी जम्मू से, तो वो कहती नहीं सुनैना कि अच्छा नहीं लगता तो व्हाइट ही पहनना है, तो तू देख अगर कोई है तो किसी और के साथ मैच करके तो ऐसे पहन ले। मैंने कहा अच्छा मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ, पर मेरे पास कोई व्हाइट है नहीं है। और आप देखो कि उसी टाइम वो टेलर वो सूट ही लेके आ गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मम्मी की प्रेयर मीट थी और वो शाम को वो टेलर वो सूट लेके आ गया। तो मतलब वो मेरी नंद जो थी वो मेरे मुंह की तरफ देखे, कहते तूने तो सिलने दिया हुआ था सूट। फिर मैं, अब उनको तो सारी कहानी पता नहीं थी, वो कहते तूने तो खुद ही सिलने दिया हुआ है सूट, तू कहती सूट नहीं है। मैंने कहा, फिर राजेश ने बताया, राजेश कहते ये तो मम्मी ने सूट इसका सिलने दिया था, मम्मी ने खरीदा था अभी हफ्ता पहले। मतलब जैसे उनको पता था, उन्होंने अपनी प्रेयर मीट के लिए मेरे को पहले से ही सूट लेके सिलवा के भी दे दिया। वही सूट मैंने उनकी प्रेयर मीट पे पहना। वो मतलब इतना उनको इतना ज्यादा अंदर से वो ऐसी प्योर सोल थी, जैसे कि उनको सब कुछ पता चल जाता था, पता चल बाकी आगे अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। फिर देखो जाने से जिस रात वो गई हैं उससे 2 दिन पहले उनको ना हमेशा हैबिट थी, ऊपर अपने पास ना एक स्टील का डब्बा रखती थी ड्राई फ्रूट्स का ना। मतलब उनको कि जब भी भूख लगे तो वो रोटी बहुत कम खाते थे, सब्जी ज्यादा खाते थे, कुकुम्बर सैलेड आते जाते खाते रहते थे, उनके फेस पे ग्लो रहता था हमेशा। वैसे तो उनके फेस पे ग्लो था उनकी प्योरिटी का, लेकिन मतलब खाने में भी वो बहुत ध्यान रखते थे। तो वो थोड़ी थोड़ी देर में वो ड्राई फ्रूट खाते रहते थे। वो 2 दिन पहले ना वो पूरा डब्बा भरा हुआ वो नीचे लेके आए मेरे पास। मुझे कहते सुनैना इसको ना अपने अपने बेडरूम में रखो, और ये आपने उस टाइम पे खाना शुरू करना है जब आपने कंसीव कर लेना है। तो मैंने कहा अभी तो मम्मी ट्रीटमेंट भी नहीं स्टार्ट कराया आईवीएफ का, तो अभी तो वो कहते हैं आईवीएफ का ट्रीटमेंट बहुत लेंथी होता है, तो अभी अभी कैसे थे, तब तक ये खराब हो जाएंगे। कहते ये खराब नहीं होंगे और ये बहुत जल्दी तेरे काम आएंगे, तू इसको अपने पास में रख। वो डब्बा उन्होंने मुझे दिया और सच्ची थी जान थी, उनके जाने के बाद जैसे ही मुझे कंसीव हुआ और मैंने फिर वही खाना शुरू किया। मतलब वो पहले से ही मुझे अपनी ब्लेसिंग्स डाल के दे गई मेरी प्रेगनेंसी के लिए, जो मैंने शुरुआत ही उसी से ही करी। अपनी मेरी पोयम को भी उन्होंने फेसबुक पे भी डाला था। फिर सदा मासूम ठाकुर दोबारा से आए थे एक बारी, फिर उनको भी मम्मी ने सारी वो पोयम दिखाई कि ये देखो ये पोयम सुनैना ने लिखी है। फिर उन्होंने मम्मी को बोला कि हम इसमें से कुछ लाइन्स कुछ वर्ड्स उठा के, हमारी नई सीडी आने वाली है, हम उसमें इसको ऐड ऑन करेंगे। और फिर उन्होंने किया भी, मम्मी को फोन करके भी बताया था। तो मतलब हमेशा मम्मी ने कहना, मम्मी कहते ये ना गुरुजी ने तेरे से पोयम लिखवाई है मेरा प्राउड तोड़ने के लिए, कि मैं इतना प्राउड करने लगी थी कि हाँ मैं ही लिख सकती हूँ अच्छी अच्छी पोयम्स और कोई नहीं लिख सकता। और ये बात ना राजेश ने बोली मम्मी को, जब सुबह ये सारा हुआ तो मम्मी राजेश कहते कि तुम लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ है, सुबह से सोने नहीं दे रहे हो, ना खुद सोते हो दोनों जने ना किसी को सोने देते हो, तो इतना शोर सुबह से मचाया। मम्मी कहते हैं अरे देख तो सही तेरी बीवी ने क्या किया, गुल खिलाया है तेरी बीवी ने क्या किया है, सारी रात तो गुरुजी तेरे पोर्शन में थे मुन्ना और तू सोया हुआ है। तो जब उन्होंने पोयम पढ़ी तो राजेश बड़े सरप्राइज। तो मम्मी को कहते हैं, राजेश ने एकदम से ऐसे बोला, राजेश कहते हैं मम्मी ये ना आप बहुत प्राउड फील कर रहे थे ना, आप बहुत प्राउड ही हो रहे थे कि हाँ जी मैं ही पोयम्स लिख सकती हूँ कोई नहीं लिख सकता, तो ये गुरुजी ने आपका प्राउड तोड़ दिया। तो मम्मी बड़े हैरान हो के राजेश को देखे, मम्मी कहते हैं बिल्कुल सही कह रहा है, ये ना गुरुजी बुलवा रहे हैं तेरे से। फिर जाके मम्मी ने गुरुजी की फोटो के आगे मम्मी कहते हैं अब आज ना मुझे फिर से माफी मांगनी पड़नी है, उस दिन भी माफी मांगनी पड़ी थी, मैंने सुनैना के साथ गलत किया तो मुझे टिन्नी ने धक्का मार दिया एकदम से आके, जो उसने कभी नहीं किया था। और आज मैंने फिर प्राउड किया, आज फिर सुनैना से पोयम लिखवा दी गुरुजी ने और मेरा प्राउड तोड़ दिया। कहते लेकिन आज मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैं कभी किसी को नहीं बोलूंगी कि तुम लोग पोयम नहीं लिख सकते हो, मैं तो हर किसी को बोलूंगी आप ट्राई तो करो आप भी लिख सकते हो। तो उसके बाद उन्होंने वो मुझे गिफ्ट किया, मतलब इतना अच्छा टाइम हमने
साथ में बिताया। गुरुजी, मैं तो हमेशा गुरुजी की आभारी रहूँगी, मैं कभी नहीं उनका ये कर्जा चुका सकती कि गुरुजी ने मेरे को 2 दिन में दिल्ली से यहाँ भेजा, यहाँ मेरी शादी करवाई। आपको पता है आंटी, जब मेरी शादी हुई तो वहां से फेरों-फूरों के बाद जब मेरी डोली आई ना, तो घर पे आके मेरे पास मैंने अपनी भाभी का लहंगा चोली वेयर करा था, क्योंकि 2 दिन में टाइम नहीं था कुछ भी बाय करने का। और एक बारी हम लोग मार्केट गए भी लुधियाना, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। अब आपको पता है दिल्ली के डिजाइन अलग होते हैं, यहाँ के अलग होते हैं, वहां तो पहले ही फैशन आ जाता है। तो कुछ नहीं पसंद आया, मैंने कुछ नहीं खरीदा। मेरी मम्मी ने जबरदस्ती एक सूट खरीदा, सलवार वाला। मैंने कहा ये क्या है, कभी मैंने सलवार सूट पहना है, आपने खरीद लिया। मम्मी कहते अब यहाँ पे है ही यही है, तो चलो। वो मतलब जब मेरी डोली आई तो मेरे पास चेंज करने के लिए कुछ नहीं था कि मैं अब ये लहंगा चोली उतार के तो मैं क्या पहनूं, क्योंकि जो मम्मी ने सूट भी दिया था वो भी सारा एम्ब्रॉयडरी वाला था। अब रात को वो क्या पहनना था। तो एट दैट टाइम मैं इतनी स्लिम थी, बिल्कुल पतली सी। तो मम्मी थोड़े से तब हैवी थी, और मम्मी को हैबिट थी हमेशा ना अपने साइज से मेजरमेंट से खुले सूट पहनने की। तो मैंने मम्मी का सूट वेयर किया, अपना लहंगा चोली चेंज करके। तो जब मैं अपने रूम से बाहर आई ना, तो मम्मी और सारे लोग इतना हंसे कि सूट ही दिख रहा है, तू तो दिख नहीं रही बीच में। और जेश ने फिर वो सूट हमेशा संभाल के रखा। मम्मी को कहते अब ये सूट नहीं आपको मिलेगा, मेरी बीवी ने फर्स्ट टाइम आके ये कपड़े पहने, तो इसको संभाल के रखना है। और मम्मी बार बार बेचारे कहे जाए, मम्मी कहते हाय मैंने ऐसे 2 दिन में आप लोगों को ऐसे किया, तो बेचारी कुछ नहीं बाय कर पाई। और सुबह भी आप देखो, सुबह भी मैं लहंगा चोली पहन के, ये लोग मुझे मंदिर मत्था टिकाने ले गए थे, तो मेरे पास कुछ नहीं था चेंज करके पहनने को। ये मुझे ऐसे ही मॉल टाउन ले गए, वहां से मैंने फिर अपनी जीन्स टॉप वगैरह खरीदी, वहां मैंने चेंज किया जाके। तो मम्मी कहते हैं सुनैना सारी चीजें गुरुजी ने ना ऐसी कराई जैसे कोई ना स्टोरी चल रही हो। और सच्ची सच्ची में जब अभी भी मैं बैठती हूँ, अभी आपको मैं बताऊं, कल ना मेरे पापा का बर्थडे था। जब से मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी भक्ति का मेरे पापा से बहुत प्यार था। मतलब उसकी जान नानू और नानू की जान वो। मैं जब से भक्ति गई, मेरे पापा ने बर्थडे नहीं मनाया अपना, क्योंकि एक दिन पहले ही 8 तारीख को वो बर्थडे होता है और 9 तारीख को वो चली गई। तो तब से उन्होंने बर्थडे नहीं मनाया। तो लास्ट ईयर मेरी बेटी, जो अभी दूसरी बेटी हुई, उसका भी मेरे पापा से बहुत प्यार है। वो भी नानू नानू, हमेशा नानू पास ही जाना है। तो उसने उसके हाथों से हमने पापा के बर्थडे का केक मैंने और जेश ने लास्ट ईयर कटवाया कि कोई बात नहीं पापा, अब भक्ति वापस आ गई है, तो अब आप ऐसे मत किया करो, वो भी ऐसे खुश नहीं होएगी फिर। तो कल हम लोग लुधियाना गए, क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरे पापा के बर्थडे पे मेरे पापा इधर ही थे। अभी भी राजेश की तबीयत खराब रहती है, तो राजेश ने मेरे को भेजा था कि पापा को ले आ, कि मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा, कि कोई मेरे पास होना चाहिए बड़ा भी। तो मैं पापा को ले आई थी। तो अभी पापा 2-3 महीने से इधर ही हैं। तो मैंने कहा बाकी बच्चे, मतलब उधर मेरी सिस्टर वगैरह है लुधियाना में, तो वो लोग मिस करते हैं पापा का बर्थडे, तो हम उधर चले जाते हैं। हम आंटी कल उधर जा रहे थे, तो गाड़ी में पापा आगे वाली सीट पे बैठे, मैं और काकू बेटी मेरी, हम पिछली सीट पे बैठे। तो रास्ते में ना हम ऐसे जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी में मैंने एकदम से ड्राइवर को बोला, मैंने कहा जल्दी से गाड़ी रोको। उसने एकदम से गाड़ी रोकी, पता है क्यों? ऐसे हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में, मैं एकदम से ऐसे बाहर देखा और सामने मम्मी खड़े वहां पर। मैंने एकदम से उसको बोला, मैंने कहा जल्दी से गाड़ी रोक। जब बेतहाशा मैंने ये नहीं देखा पीछे कोई गाड़ी आ रही या नहीं आ रही, मैं तो गाड़ी से उतर के मैं फटाफट पीछे जाके वहां दूर तक देख के आई। और पापा मुझे कहते कि क्या हो गया, पागल है, पीछे से गाड़ियां आ रही हैं। तो मैंने कहा पापा कोई बात है। कहते क्या बात है, तू इधर बैठ। मतलब मुझे ऐसे, मेरी ऐसे तबीयत कल खराब हुई। तो पापा कहते हैं मुझे पता है, मैं इसीलिए तुझे मना कर रहा था कि कल इतना गंदा दिन है, तो तू अभी मत जा कहीं भी, कि तेरी ऐसे हमेशा तबीयत खराब होती है। मैंने कहा नहीं पापा, मैंने कहा यहाँ पे ना मम्मी खड़े थे। पापा कहते यहाँ पे तुझे क्यों दिखाई देंगे वो, कि यहाँ पे क्यों दिखाई देंगे, अगर दिखेंगे तो घर पे ही दिखते हैं तुझे हमेशा, तो तेरे पास दिखेंगे, यहाँ पे सड़क पे थोड़े तुझे दिखाई देंगे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, पर यहाँ पे मम्मी खड़े थे, मैंने मम्मी को देखा। यहाँ पे मम्मी ने येलो कलर का सूट पहना हुआ था।
तो पापा कहते कि चल तू अब पानी वानी पी, चल कार में बैठ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने 10 मिनट इधर ही बैठना, आप ड्राइवर को बोलो गाड़ी साइड लगा ले। चलो उसने गाड़ी साइड लगा ली। हम लोग ना, मैं उधर ही 10 मिनट बैठी रही। 10 मिनट बाद मैंने बोला, मैंने कहा चलो पापा ठीक है चलते हैं, क्योंकि छोटी वाली सिस्टर का फोन आना शुरू हो गया कि कब पहुंचना है आप लोगों ने। तो मैंने कहा चलो बैठते हैं गाड़ी में। हम लोग आंटी गाड़ी में जाके बैठे हैं, और जिस जगह पे मैं बैठी थी ना, वहां पर एक कार का और ट्रक का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि पूछो ना। और उस गाड़ी में ना एक ओल्ड लेडी थी, पूरी फैमिली थी वहां, उसमें एक ओल्ड लेडी थी। उस ओल्ड, सबको चोटें लगी, उस ओल्ड लेडी को एक भी चोट नहीं लगी। सारे जने बोले, जबकि वो दरवाजे वाली साइड बैठी हुई है, डोर वाली साइड वो बैठी हुई थी, और सारे लोग बोल रहे वहां पे देख देख के आके कि सबको चोटें लगी हैं, लेकिन उस ओल्ड लेडी को चोट नहीं लगी। तो हमने भी जाके वहां पर देखा उनको, उनके बीच में 8-10 ईयर्स ओल्ड बच्चा भी था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा आप ठीक हो, आपको चोट तो नहीं लगी? तो कहता नहीं, मेरे को इधर थोड़ी सी हेड पे लगी है, अभी यहाँ पे दर्द हो रही है। तो मैंने उस आंटी को बोला, मैंने कहा, जो ओल्ड लेडी थी, मैंने कहा आंटी आप ठीक हो, आपको पानी वानी चाहिए, पानी की बोतल ला के दूं? तो आंटी कहते नहीं, मैं मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं हुआ। तो कहते मुझे तो बिल्कुल चोट नहीं लगी, और मैं तो, अगर ये मैं इतनी जोर से गाड़ी लगी है, अगर मैं सामने देख रही होती ना, तो मैं हार्ट अटैक से ही मर जाती, मुझे चोट लगती या नहीं लगती। तो मैंने कहते लेकिन मैं ना, मुझे कहते लेकिन मैं ना तुझे देख रही थी, मेरा ध्यान तेरी तरफ था, तो मैंने ये एक्सीडेंट नहीं देखा। अब पता नहीं उसमें क्या लिंक है, क्या था क्या नहीं था। तो पापा पापा भी उनको देखे, उनकी बात सुन के, एक बारी मुझे देखे, एक बारी उनको देखे। हम लोग सारे रास्ते मतलब चुपचाप यही बात करते आए। वो कहता, हमारा ड्राइवर कहता कहता क्या पता कि ना दीदी वो आपको देख रहे थे, सच्ची उनको हार्ट अटैक से कुछ होने वाला था, तो उनको बचा दिया भगवान जी ने कि वो आपकी तरफ देख ले, वो एक्सीडेंट को अपनी आंखों से ना देखें। मैंने कहा पता नहीं, पर मेरा तो ध्यान अभी मम्मी की तरफ ही है कि मुझे मम्मी यहाँ पे क्यों दिखाई दिए। तो मैं अब कल से ही गुरुजी से यही पूछ रही हूँ बार बार कि गुरुजी मुझे वहां पे मम्मी क्यों दिखाई दिए। और दिखे भी, उनका टीना दीदी का जो फेवरेट सूट था येलो कलर का, वो पहना हुआ था उन्होंने, मम्मी ने। तो पता नहीं, अब गुरुजी जवाब देंगे इस चीज का, मुझे बताएंगे कि क्यों मम्मी वहां पे दिखाई दिए। मे भी मतलब साइकोलॉजिकली पापा तो अभी यही कह रहे हैं कि तेरा ध्यान अभी उन्हीं की तरफ है, कि नेक्स्ट मंथ मतलब उनका देखो आंटी आप कितने अच्छे सोल थे वो मम्मी। उनका जिस मंथ में उनका बर्थडे, जिस मंथ में वो दुनिया में आई, उसी मंथ में वो दुनिया से चली गई। मतलब कितनी कितनी अच्छी आत्मा, कितनी ग्रेट थे वो। मतलब ये बहुत कम लोगों के साथ ही, रेयर ही होता होगा कभी, कि जो इंसान जिस मंथ में आया है दुनिया में उसी में ही चला जाए। तो मैं तो अपने मन में हमेशा ये बात कहती हूँ कि मम्मी आप तो, मतलब मैं आज भी ये कहती हूँ कि भक्ति के, पूजा पूजा पाठ तो नहीं कहूंगी, गुरु जी के विश्वास के, गुरु जी के जितना नजदीक वो थे, मुझे नहीं लगता कोई और होएगा। ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है कि वो सेम मंथ में ही वो चले गए। हमेशा हमेशा वो गुरुजी की बातें करते थे, उनको यहाँ पे इतना क्रिटिसाइज किया जाता था कि हमें बुरा लग जाता था जलंधर मंदिर में, कि जैसे ही वो बताना शुरू करते थे, अब मैं किसी के नेम्स तो नहीं लूंगी, तो लेकिन मतलब उनको हर कोई वो करता था कि पता नहीं, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि शायद ये ना बड़ा बनने के लिए, लोगों से प्रेज लेने के लिए ये सब करती हैं। हमारे घर में संगत आके रुकती थी, इस बात पे भी बहुत यहाँ पे मंदिर में क्लेश होते थे, बहुत लोग मना करते थे, ये होता है वो होता है, रोमांटिक क्यों बुलाती हैं।
बट अब जब लोग ही आते थे, अब मम्मी के जाने के बाद भी, अब मम्मी चलो फ्री होते थे, मम्मी इतना टाइम लोगों को दे देते थे, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं किसी को ज्यादा देर तक कुछ बता। और मम्मी के पास सीधी सी बात है, मम्मी इतने पुराने गुरुजी से जुड़े हुए थे, उनको इतने एक्सपीरियंसेस हुए हुए थे, और उनके पास बहुत कुछ था लोगों को बताने के लिए। मेरे पास वो इतना कुछ नहीं होता कि मैं किसी को बहुत कुछ बता पाऊँ। हाँ, मैं बता, अब मेरे को जैसे आप भी लिख देते हो कभी कि ये इसके बारे में बताना, उसके बारे में, तो वो मैं मम्मी, मुझे फिर होता है कि मैं पहले टाइम निकाल के मम्मी के उसमें से पढूं, फिर मैं इसका रिप्लाई करूँ कि गलत नहीं होना चाहिए। तो लेकिन मम्मी की हमेशा इंटेंशन एक ही थी कि गुरुजी का प्रचार हो, गुरुजी से ज्यादा संगत जुड़े, मतलब जो संगत जुड़े उसको, उनको सबको गुरुजी के बारे में पता हो। आंटी, अभी लोग अपने मन से बहुत कुछ लिखते हैं कि गुरुजी ये कहते थे, गुरुजी वो कहते थे। अब हमारे यहाँ पे पीछे क्या स्टार्ट हो गया था कि चलो एक तरह से रिस्पेक्ट की तरफ से ठीक था कि, लेकिन क्वेश्चंस भी बहुत आते थे मन में कि जी मंदिर में बिल्कुल बैन कर दिया कि सूट ही पहन के आना है और कुछ नहीं पहन के आना। तो इतना इरिटेट करने लग गए थे लोगों को। पता क्या है, थोड़ा एम्बेरसमेंट भी लगती है। आप सबके बीच में कहते हो आंटी चुन्नी ऊपर करो, चुन्नी ऊपर करो, सिर के ऊपर चुन्नी करो। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हम सिर ढक के जाते हैं। अरे यार, गुरुद्वारे में लेडीज जाती हैं सिर ढक के, जेंट्स सिर नहीं ढकते। अगर आप इतना ही गुरुद्वारे का ही फॉलो करना चाहते हो तो फिर जेंट्स भी सिर ढको ना, फिर सेवादार भी सिर ढको ना। आप लोगों के सिर नंगे क्यों हैं अगर आप ऐसे रिस्पेक्ट देना चाहते हो? पर गुरुजी ने तो ये कभी नहीं किया था। मैं अंपायर स्टेट जाती थी आंटी, पहले तो मैं गुरुजी को फर्स्ट डे देख के बड़ी खुश हुई थी, क्योंकि मैंने गुरुजी के, मैं मंदिर जाने वाली नहीं थी। मुझे सबीना आंटी ने एक दो बार बोला था कि आप चलना, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलूंगी मैं, पर गई नहीं। फिर एक बारी जब मैं गई तो मैंने कहा चलो, बार बार कह रहे हैं अच्छा नहीं लगता। तो उनका भी सत्संग बड़ा अच्छा है। उनकी ना बेटी का नाम पहले था श्रेणी, जब मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसका नाम था श्रेणी कोचर। तो फिर गुरुजी ने उसका नाम चेंज करके गौरी रखवाया था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपने बेटा अपना नेम क्यों चेंज किया, अच्छा था आपका नेम। तो कहती नहीं, हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी ने चेंज करवाया है कि मेरे ऊपर कोई कष्ट थे तो उन्होंने नेम चेंज करवाया। सबीना दीदी हैं, उनको मैं दीदी बुलाती थी उस टाइम। तो सबीना दीदी के बाल इतने सुंदर थे, इतने लंबे लंबे, वो उन्होंने धीरे धीरे कटवाने शुरू करे। पहले थोड़े कटवाए, फिर और कटवाए, फिर बिल्कुल ही इतने इतने। मैंने कहा आपको क्या हो गया? मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं बट आपने इतने सुंदर बाल कटवा दिए। कहते हमारे गुरुजी ने कटवाए हैं, कि गुरुजी ने कहते कि तेरे ऊपर कष्ट है तो तू इसको बाल दान कर, कि इसको कटवाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो मेरे को लेके गए गुरुजी के। तो मैं अपने मन में सोच रही, मैंने कहा जैसे मतलब सबके गुरुजी होते हैं, सैफरन चोला ये वो सब पहना हुआ होता है, ऐसे ही होंगे। तो चलो हम चले गए। पहले तो वहां का जो ओरा था, वहां पहुंच के वो ही, मैं तो इतनी हैरान परेशान कि ये मैं कहाँ आ गई। मुझे ऐसे लगे मैं जीते जी ना, मैं जन्नत में आ गई। मैं अपने आप को देखूं मैं जिंदा ही हूँ कि इतना, इतनी पीस ऑफ माइंड, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, इतना अच्छा माहौल वहां का। और मुझे जगह कहाँ मिली, बिल्कुल सामने गुरुजी के, ऐसे जहाँ सिंहासन था उसके बिल्कुल सामने मुझे गुरुजी के बैठने की जगह मिली। और वहां से स्टेयर से गुरुजी ने आना शुरू किया। सबसे पहले उनकी चप्पलें मैंने देखे, उनके चरण देखे, उनके चप्पलें देखी। आंटी इतनी डिजाइनर चप्पलें पहनी हुई। मैंने कहा है ये गुरुजी है। और जब उन्होंने आना शुरू किया, उनके चोले के नीचे जो बीड्स लगे हुए थे वो सब, जो गुरुजी ने बेबी पिंक कलर का चोला पहना हुआ गुरुजी ने, मैंने कहा अरे बेटे ये गुरुजी है, अरे वाह। मैंने कहा क्योंकि मुझे भी बहुत शौक था डिजाइनर ड्रेसेस का, सिर्फ शौक था मुझे पूरी लाइफ में अभी तक। एक मुझे हमेशा वॉच, मैं वॉच पहन के ही सो जाती होती थी कई बार। तो उतारनी याद ही नहीं रहती थी, एक उसका और एक डिजाइनर कपड़ों का। वैसे तो सिंपल ही रहती थी, टीचिंग लाइन में थी, लेकिन अगर कहीं जाना है तो डिजाइनर ही पहनना है। तो गुरुजी नीचे, जैसे जैसे गुरुजी नीचे उतरे, मैं तो मतलब मेरी तो खुशी का ठिकाना ना। मैंने कहा अरे वाह ये तो बड़े अच्छे गुरुजी है यार, कितनी पर्सनैलिटी है गुरुजी की, कितने स्मार्ट, कितने सुंदर है। तो मैं अब वहां पे बोलने का तो था नहीं। और आंटी ने मुझे, सबीना दी ने पहले बोल दिया था कि सुनैना मैम वहां पे जाओगे ना तो आपने कुछ भी मांगना नहीं है, कि गुरुजी हमारे कहते हैं कि आप कम मांग के चले जाते हो, मुझे ज्यादा देना होता है तो मांगा मत करो, मुझे अपने आप ही पता होता है क्या देना है, तो आप कुछ मत मांगना। तो मैंने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं अभी मांगने के लिए, तो कोई बात नहीं चलते हैं। जैसे जैसे गुरुजी नीचे आए, ओ हो, मैं तो मतलब बस खुश खुश खुश। बस वहां आके मेरी आंखें ऊपर नहीं उठी जब मैंने गुरुजी के फेस को देखा।
मतलब उनका जो तेज, उनकी तरफ ना कोई आंखें भर के देख नहीं सकता। जैसे हम मंदिर में वृंदावन जाते हैं ना, वहां पे कान्हा जी की मूर्ति है, आप उनको आंखें भर के नहीं देख सकते। उनके उनकी मूर्ति, उनकी जो आईज हैं वो इतनी ज्यादा, हिंदी में क्या बोलते हैं, इतनी जीवंत है, ऐसे लगता है कि सच्ची में वो हमें देख रहे हैं। और ऐसे ही गुरुजी के फेस की तरफ आप आंखें भर के नहीं देख सकते, उनमें इतना तेज था। वहां मेरी आंखें फिर नीचे, लेकिन मैं इतनी खुश आंटी, मैंने कहा यार तू कितनी गधी है, तू पहले क्यों नहीं आई, तेरे को कितनी बार सबीना दी ने बोला जाने के लिए, तू आई नहीं। इतने सुंदर गुरुजी, इतने सुंदर, मैं पूरे रास्ते उनको यही बोलते आई। मैंने कहा सबीना दीदी गुरुजी कितने सुंदर, कितने स्मार्ट। वो कहते मैम बस करो अब, आप और भी कोई बात करो। आपको गुरुजी से मिलके कैसा लगा? मैंने कहा अभी तो मैं उनकी स्मार्टनेस से और उनके इतने अच्छे उससे ही बहुत प्रभावित हूँ। अभी तो मैं 2-3 दिन निकालूंगी, फिर आपके साथ जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी फिर बताऊंगी। हाँ, मैंने कहा मुझे वहां पे जाके ये बहुत अच्छा लगा कि पीस ऑफ माइंड इतना था वहां। मतलब मुझे ऐसे जीते जी सच्ची वहां पे जाके एम्पायर स्टेट में ऐसे लगता था मैं किसी जन्नत में हूँ। और आंटी वहां पर ना लड़कियां स्कर्ट्स भी पहन के आती थी, शॉर्ट वाली। वहां हमने ऐसे भी देखा है कि शॉर्ट स्कर्ट्स में जो फॉरेनर्स भी आई हुई थी, उन्होंने भी शॉर्ट्स ही पहनी हुई थी वहां पे। तो मुझे नहीं लगता कि गुरुजी ने कभी भी वहां पे ये बोला होगा कि इनको बोलो कि जी सूट पहन के आए या पूरे कपड़े पहन के आए या कुछ है। मतलब ये ना, ये चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। अपने मन से कुछ नहीं लगाना चाहिए कि गुरुजी ये कहते थे वो कहते थे। अच्छा, गुरुजी को मैंने पंजाबी बोलते हुए सुना था, बड़ी मैं खुश हुई थी, मैं कहा अरे गुरुजी पंजाबी बोलते हैं। फिर मुझे जब गुरुजी की क्वालिफिकेशन पता चली, फिर मतलब एवरी एवरी टाइम जब भी मैं जाती थी तो कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस होता था, तो मैं घर में आके बताती थी। फिर मेरी एल्डर सिस्टर थी, वो वहां पे मयूर विहार साइड किसी डॉक्टर के यहाँ पे जॉब में थी। उनके बिल्कुल नेबर में वो जो एक्ट्रेस है करिश्मा कपूर, उसकी शादी हुई थी। तो वो उनके साथ में जाती होती थी डॉक्टर के, गुरुजी के। तो फिर वहाँ वो भी मेरी एल्डर सिस्टर और मैं, हम तो अभी तक वो लुधियाना में आ गई है, दिल्ली से वो भी शिफ्ट कर गई है कि उसका मन नहीं लगता, वहां अकेली हो गई थी। तो कि मेरी शादी इधर हो गई, छोटी सिस्टर की पहले से ही लुधियाना शादी हुई थी तो वो भी इधर आ गई। तो अभी हम लोग इसीलिए इकट्ठे ही चले जाते हैं मंदिर में। तो वो यहाँ आती है जलंधर तो फिर जरूर गुरुजी के मंदिर जाके आती है। अभी वो थोड़ा बीमार हो गई थी, उसके सेल्स वगैरह बहुत ज्यादा कम हो गए थे, हॉस्पिटलाइज हो गई थी। तो बस वो गुरुजी का ही नाम, गुरुजी का पेंडेंट पहना उसने। तो गुरुजी को बोला कि मैं ठीक हो जाऊं तो आपके मत्था टेकने आऊंगी। तो फिर मंदिर तो बंद था, तो अभी आई थी वो लास्ट मंथ, तो फिर मत्था बाहर से ही मत्था टेक के गई। तो मतलब हम इतना अच्छा लगता था, यहाँ पे इतनी इतनी बातें करते हैं, सिर ढको, ये मन में रिस्पेक्ट है, करते हैं। तो गुरुद्वारे में तो जेंट्स भी सिर ढक के ही जाते हैं, वो भी अपना सिर नंगा नहीं रख सकते, तो फिर आप जेंट्स को भी बोलो। फिर सबसे पहले तो सुदामा जी को खुद, या सुदामा जी को जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं कि इस चीज का ध्यान रखना है आपने, तो फिर पहले वो लोग भी सिर ढके। तो मतलब सबके लिए, क्योंकि गुरुजी के लिए तो सारी संगत एक जैसी है। गुरुजी ने ऐसे ही थोड़े आंटी अंकल बुलवाना संगत को शुरू किया। अब इतनी छोटी एज वाला भी एक दूसरे को आंटी अंकल ही बुला रहा है यहाँ पे। अब मेरे मेरे उस पे पोस्ट पे गुरुजी, एक दिन गुरुजी की संगत में से मेरी पोस्ट पे किसी ने लिखा कोई फोटो पे कि यू आर लुकिंग गॉर्जियस आंटी। तो अब मेरा कजन ब्रदर है, उसको बुरा लग गया, उसने, अब उसको पता नहीं कि हमारे संगत में तो अंकल आंटी बुलाते हैं, तो उसने नीचे लिख दिया नो नो आंटी, शी इज नॉट आंटी। तो मैंने फिर उसका वो डिलीट किया, फिर मैं उसको कॉल किया, मैंने कहा तू आगे कुछ मत लिखना, हमारी संगत में ना ऐसे बुलाते हैं एक दूसरे को। कहते अरे वो तो दीदी वो इतना बड़े अंकल है, वो आपको आंटी लिख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे गुरुजी ने ऐसे ही बोला हुआ है सबको अंकल आंटी, की भेदभाव मिटाने के लिए मेन मोटिव है एक दूसरे को अंकल आंटी बुलाना, कि भेदभाव मिटाओ। आप तो फिर से भेदभाव ही कर रहे हो, लेडीज की इतनी जान खा रखी है, आप मानोगे नहीं आंटी, कि जिससे ढको, ये करो वो करो। मतलब जीन्स भी पहननी है तो भी आपने दुपट्टा लेके आना है, विदाउट दुपट्टा आपकी मंदिर में एंट्री नहीं है, जलंधर मंदिर में। इतने सारे लोग हैं, और भी बहुत सारी ऐसी बातें जिस वजह से लोगों ने घर में ही रहना शुरू कर दिया था जब मंदिर खुला था बिफोर कोरोना, कि मंदिर जाना ही नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं जाते। लेकिन पुरानी संगत जो भी है, मतलब जलंधर मंदिर में मेरे मेरे टाइम में इतने मजे करे हुए हैं। सुदामा जी भी इतने अच्छे थे,
खूब बातें करते थे, खूब जो भी मन करना गुरुजी को चढ़ाना, हम लोग फ्लावर्स चढ़ाते थे। खूब अच्छे जब भी कुछ होना हमने बहुत सुंदर-सुंदर से मतलब वो तो अपने वो कोई किसी को दिखावा नहीं कर रहा है कि हम बड़ा बुके लेके आए हैं कि छोटा बुके लेके आए हैं। वो हमारे दिल की वो हमारे अंदर की इच्छा, हमारे गुरुजी के लिए हमारा प्यार कि हम गुरुजी को फूल पसंद थे, तो हम गुरुजी के लिए ऐसे वाले अच्छे फूल लेके जाएँ, ऐसे वाले लेके जाएँ। अब जहाँ गुरुजी मॉल टाउन में जाते थे शेव करवाने के लिए, तो मॉल टाउन में अब वो बंद हो गई है शॉप अंकल की। तो जब मेरी शादी हुई, तो हम राजेश स्पेशली कभी-कभी वहाँ पे जाते होते थे शेव कराने के लिए कि गुरुजी वहाँ पे शेव कराने जाते थे। इसलिए, क्योंकि राजेश मम्मी तो इतने पुराने गुरुजी से जुड़े हुए सब कुछ जानते कि कहाँ गुरुजी शेव कराने जाते थे, क्या करते थे। तो गुरुजी की तो लीला अपरंपार है और रमा मम्मी की भी अपरंपार है, उनके बारे में भी जितनी बातें शिव करो जी बहुत सदा अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी सहाय, बातें हैं। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।